ऐसी कौन सी सिटी है मेरे दोस्त कि जहां पर आप कभी घूमना जाना पसंद नहीं करोगे? बताओ, कुछ पूछू, ऐसी कौन सी सिटी है? जी हाँ, सही पहचाना जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रविवंद्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का उसी शानदार सी सिटी यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जी हाँ, कंसेप्ट का स्वाहा। हम इसको डिफ्यूज नहीं करेंगे, हम इसको फ्यूज नहीं करेंगे, हम आज इस कंसेप्ट के, इस सिटी के सारे कंसेप्ट का स्वाहा करेंगे। और आज का क्लास बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज मैं ढेर सारी चीजें लाया हूं कि जिससे आपके कंसेप्ट एकदम बेस से उठेंगे और एक्सपेरिमेंट के साथ स्वाहा होंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं एक बेसिक से टर्म के साथ कि करंट क्या होता है। लेकिन उससे पहले बता दे दोस्त, हाउ इज द जोश? बताना कमेंट सेक्शन में। जोश ठंडा नहीं होना चाहिए यार, जोश ही तो पहचान है अपनी। बात कर रहे थे करंट की, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया पसंद कर लीजिए। पसंद नहीं करना है, करंट जो पास हो रहा है वो अपना एरिया खुद पसंद करके बैठा, तुम्हें पसंद करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसमें भी अधिकार नहीं दिए सर, कोई बात नहीं बेटा, कहीं पे तो मिलेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया में से कोई चार्ज पर टाइम पास होगा, इसी को कहते हैं हम करंट। बस खत्म, सिंपल सी बात कि करंट क्या होता है। गिवन एरिया के लिए नेट चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, उसी को हम क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। तो करंट I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है। ये एवरेज करंट की बात होती है। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका यूनिट एम्पियर होता है। अब अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें ना, जहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 12th में, यहां से आते हैं, क्लास 10th तक यहां से सवाल आते थे, क्यों आई थी वाला पार्ट। ओके, तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का खेल यहां पर हो जाएगा। डी क्यू मतलब क्यू वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा होगा, उसका स्लोप क्या दे देगा? करंट दे देगा। अगर इसका उल्टा कर दो, dt को ऊपर उठा लो, I डॉट dt, इंटीग्रेशन करोगे, चार्ज मिल जाएगा। तो I वर्सेस t का ग्राफ दिया गया हो तो इसका एरिया हमें क्या दे देगा? एरिया चार्ज की वैल्यू दे देगी। ये दोनों बात बड़ी बड़ी मतलब छोटी छोटी बातें, लेकिन याद रखना इससे सवाल बनाए जा सकते हैं। अब बात कर रहे थे कि भाई करंट फ्लो क्यों करता है। ये तो छोटे जो जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो बात मैंने बता दी। अब करंट फ्लो क्यों करता है भाई? किसी चींटी ने काटा जो करंट फ्लो करेगा? नहीं। हमेशा याद रखना बेटा, संसार में, दुनिया में भी क्या होता है, गरीब अमीर को देख कैसा होता है ना, सुखी इंसान क्या करता है, सुखी इंसान को दुखी इंसान देख कैसा होता है ना, सुख की प्राप्ति करते हैं। पैसे वाले को देख कैसा होता है कि पैसों की प्राप्ति करते हैं। वैसे ही बेटा एक दीवार, एक कहीं डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस में करंट, मतलब उस डिफरेंस की वजह से पूरी दुनिया चलती है और उसी डिफरेंस की वजह से यहां पर करंट भी फ्लो करता है। सीधी सिंपल सी बात है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तो करंट फ्लो होगा, बस इतनी सी बात। पोटेंशियल डिफरेंस जहां पर ये कि किसी का वोल्टेज 5 है, किसी का वोल्ट 3 है बेटा, और इन दोनों के बीच में आपने कुछ सर्किट कंप्लीट कर दी तो करंट फ्लो करेगा। अगर इसका वोल्टेज 5 है, दूसरे का वोल्टेज भी 5 है, तुमने सर्किट कंप्लीट की, करंट फ्लो नहीं करेगा। बस इतनी सिंपल सी बात, एज सिंपल। इसमें आप कुछ भी ले लीजिए, -3 ले लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो करेगा। यहां 0 कर दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस 5 का, पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो करेगा। बस यही बात। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है हमेशा याद रखना बेटा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब मैं बचपन में ऐसी गलती करता था कि अगर मैंने इसको 0 लिखा है, ठीक है, तो हायर पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल ये है, तो ऐसे फ्लो करना चाहिए ना बेटा। अंदर फ्लो नहीं करता है, बाहर सर्किट में ऐसे फ्लो करता है। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल से करंट निकलेगा और ऐसे लोअर पोटेंशियल ऐसे 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 पास होगा। ठीक है, ऐसे चला जाएगा। ये याद रखना, गलती मत करना। यहाँ पर मैं बचपन में बहुत ऐसा समझता था, तो ये सर्किट में घुमाना है, ऐसे शॉर्टकट में यहाँ पर अपनाना नहीं है। तो डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, यूनिट हमें पता है। ओके, यहाँ पर एक सवाल आता है सर, वही सवाल, और उसका आंसर इसी में छुपा हुआ है कि भाई ये बर्ड्स को शौक क्यों नहीं लगता है? वो तो पता नहीं कितनी गंदी गंदी हरकतें वायर पे बैठ के करते हैं, उनको कभी शौक नहीं लगता है क्या? वो अलग ही शौक में है। ठीक है, तो इनको शौक क्यों नहीं लगता है? उसके पीछे का रीजन भी यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं है बेटा। ये जिस वायर से निकले हुए हैं, हाँ, जिस वायर के ऊपर बैठे हुए हैं बेटा, उस वायर में सेम पोटेंशियल ही बेटा दौड़ रहा है, यहाँ पर सेम पोटेंशियल ही, इस वजह से करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो अगर इसकी दूसरी टांग बेटा, या इन दोनों में से भी किसी एक की दूसरी टांग किसी दूसरे वायर पे छू लेगी, ये मान लीजिए कि कुछ 220 वोल्टेज पे जा रहा है और दूसरा वायर कुछ अलग वोल्टेज पे जाएगा, टच करेगा, ठंग, खत्म, टाटा बाय बाय सी यू। लेकिन यहां पर क्या होगा कि
सिंपल सी बात है बेटा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे इसलिए करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो हमें क्यों लगता है सर, हम अगर एक वायर को छू ले तो, बेटा तुम एक वायर को छुओगे, तुम्हारे पांव है वो जमीन के साथ टच है, अगर नंगे पांव छुओगे बेटा वहीं पे धड़ांग हो जाओगे। क्यों ऐसा होता है भाई, तुमने वायर पकड़ा है, उस पर कुछ अलग पोटेंशियल है, तुम जमीन पे टच हो, तुम्हारे पाँव में से जो धरती माता टच कर रहे हो ना, उनका कुछ अलग पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट तो हो गया। और ह्यूमन बॉडी है बेटा, कंडक्टर है, ठक्का करके करंट जाएगा, अंग अंग पुर्जे पुर्जे को खाली तमाम कर देगा, ठीक है। इस वजह से हमें शौक लगता है, उनको शौक नहीं लगता। अगर हाँ, अगर रबर वाले शूज पहन के करो तो नीचे आप अर्थ से ऊपर थोड़ा रह गए और वो इंसुलेटर आ गया बीच में, इस वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन कोशिश नहीं करनी अपने को बेटा, बड़े होकर करना, अभी नहीं, अभी तुमसे उम्मीदें हैं अभी वो जरूरत नहीं है। अरे मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक सवाल जो 2026 में पूछा गया है तो और बहुत बार कंफ्यूज करते हैं, मुझे पता है तुम्हें इसका आंसर पता है कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन कभी प्रूव करने की बात आए, कभी 1-2 मार्क्स में एक्सप्लेन करने की बात आए तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा समझ लेना। केस 1, केस 2, केस 3 करके आप समझा सकते हो। ज्यादातर करंट की प्रॉपर्टी है ना बेटा स्केलर फॉर्म में यूज की जाती है, भले हम डायरेक्शन बता रहे हैं लेकिन एक्चुअल में स्केलर रूल का ही फॉलो करता है ये, इसमें कहीं भी कोस थीटा का काम नहीं है। जैसे कि 3 एम्पियर आया, जाएगा कितना बेटा, 60 डिग्री एंगल है, 6 एम्पियर गया है, 6 डिग्री का कुछ काम ही नहीं था। कहाँ यहाँ पर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस थीटा का यूज हुआ, नहीं हुआ। 3 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर 6 एम्पियर, आंसर आया 6 एम्पियर। सेम बात 150 का एंगल कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा बेटा, करंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 मिला कितना 6 एम्पियर हो जाएगा, खत्म। 150 डिग्री का कुछ यूज हुआ, कुछ भी नहीं बेटा, वेक्टर रूल का पालन ही नहीं कर रहा है। सेम अगर तुम 3 एम्पियर यहां से डालो, 3 एम्पियर यहां से डालो, तुम्हें लग रहा है ये अगर वेक्टर फॉर्म में होता 3 एक दूसरे को काट देंगे, नहीं बेटा, अलग वायर निकाला 6 एम्पियर यहां से निकल जाएगा, तो 180 डिग्री का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल करंट है बेटा 6 एम्पियर ही मिलेगा, तो ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है सर। तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो हम बताते जरूर है, लेकिन हम इसको वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि वेक्टर एडिशनल लॉ का पालन नहीं करता है, अलजेब्रिकली इसको ऐड किया जाता है, सब्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, अब बड़ी बात यहां पर समझने वाली है, देख रहे हो तुम, जितना करंट आया 3 6 एम्पियर आया, 6 एम्पियर गया, 3 6 एम्पियर गया, 3 आया 6 एम्पियर आया, 6 एम्पियर गया। तो जितना करंट एक पॉइंट पे आएगा, ये देखो इसको देखना, ये मोटू को देखना बेटा, इस मोटू को देखना, इस मोटू के पीछे कहानी छुपी हुई है जो इसी सेशन में थोड़े समय के बाद पढ़ेंगे कि मोटू यानी जंक्शन कहते हैं इसलिए, लेकिन अभी के लिए मोटू या गोलू समझ, इस गोलू पे जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। आई इनकमिंग इज इक्वल टू आई आउटगोइंग, आउटगोइंग वाली को नेगेटिव कर देते हैं तो I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं आई इनकमिंग I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, 3 वाले को इस तरफ आया माइनस हो गया। हाँ, तो मोटू पे या गोटू पे नेट करंट 0 रहेगा, ये इसको किरचॉफ करंट लो बोलते हैं, जो आने वाले समय में पढ़ेंगे भी सही। अब एक टर्म है करंट डेंसिटी। देखो एक्चुअल में है ऐसा कि करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन कभी कभी हम फिर भी उसकी वेक्टर क्वांटिटी का यूज करेंगे, तो हम क्या करते हैं पता है, हम उसका ही एक एरिया वेक्टर वाला पार्ट ले लेते हैं और उसको करंट डेंसिटी का नाम दे देते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है कि एक पर्टिकुलर एरिया है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, याद रखना बेटा, इस एरिया की डायरेक्शन कुछ है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसमें से जितना करंट फ्लो किया वो डिवाइड बाय एरिया वेक्टर, इस क्वांटिटी को कहा गया है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर अ कंडक्टर, इसको करंट डेंसिटी कहा गया है, जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर एरिया को मैं आड़ा तिरछा ले लूं तो, कोई होता है ना बेटा क्लास में भी कि मैं आड़ा तिरछा एरिया ले लूं, तो ये मेरा एरिया है, तो बेटा ये तुम्हारा एरिया है, तुम चाहो वो कर सकते हो, लेकिन करंट की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लेना है। तो क्या होगा इसका फाइनल फॉर्मूला, क्या होगा देखना ध्यान से, ऐसा बनेगा जे इज इक्वल टू आई, उस आई का, आई ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट का कोस थीटा वाला पार्ट यानी करंट कोस थीटा डिवाइड बाय एरिया, या J इज इक्वल टू आई डिवाइड बाय ए कोस थीटा। अगर तुम पहले वाले ऑप्शन के साथ जा रहे हो बेटा तो एकदम सही नहीं सोच रहे हो करंट कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है जो तुम इसका कोस थीटा वाला कंपोनेंट ले रहे हो बेटा। हाँ ये देखो ना, ये करंट थोड़ी बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, इसका कोस थीटा का कंपोनेंट नहीं लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है एरिया, इस
एरिया का कोस कंपोनेंट लेते हैं, तो ये दूसरा वाला फॉर्मेट सही है, याद रखना बेटा, एरिया का कंपोनेंट लेते हैं, करंट का नहीं लेते हैं। ओके, तो करंट डेंसिटी बेटा वेक्टर क्वांटिटी बनती है, इसकी डायरेक्शन कैसे लेंगे, करंट की डायरेक्शन में लेंगे, लेकिन कंपोनेंट हमेशा एरिया का ही आएगा, ये दिमाग में रखना है अपनों को। पक्का है, यहाँ पक्की है यहाँ तक की बात। आगे बढ़े, अब हम डिफरेंट मटेरियल में है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करती है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कंडक्टर के अंदर है ना ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट हो गया, सॉल्यूशन हो गए जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, उन आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सवाल है यार, इसमें बहुत बहुत रोचक सवाल बन सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन में मैंने वाटर ले लिया तब क्या होगा, केमिस्ट्री का सवाल थोड़ा सा हो जाएगा। अगर मैंने सर सोल्टेड वाटर ले लिया, मतलब उसमें नमक डाल के ले लिया, तब क्या होगा। मैंने इसमें अल्कोहल ले लिया तब क्या होगा। तो उसमें बहुत बहुत सवाल बन सकते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करें इस पे, करें एक्सपेरिमेंट। चल तैयार हो जा, ध्यान से देखना। मैं ले लेता हूं एक पूरी सर्किट। तो दोस्त सेटअप तैयार कर लिया हमने, क्या लिया, एक एक्सटेंशन बोर्ड लिया है, बल्ब की अरेंजमेंट हमने सुंदर सी कर दी। अब पिंकी थी तो पिंकी को फ्रॉक पहनाना जरूरी था, इसलिए हमने ऐसी अरेंजमेंट कर ली है। अब क्या किया पता है, ये बस जैसे प्लग पिन होता है ना वैसे ही प्लग पिन है, लेकिन मैंने इस वायर को ब्रेक कर लिया बीच में से, ये देख रहा हो, वायर को ब्रेक कर लिया। अब मैं इस वायर के अगर दोनों सिर को बीच में से मैंने काट दिया, अगर इसको टच करवा दूंगा करंट फ्लो करेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो ध्यान से, मैंने इसको एक एक्सटेंशन बोर्ड के प्लग में डाल दिया, ठीक है, बोर्ड चालू कर दिया, दोनों वायर को टच करवाया और पिंकी जल उठी है। ठीक है, ये पिंकी जल उठी है, देखो ये पिंकी जल रही है, दिख रहा है ना पिंकी जल रही है। ओके, अब दूसरी तरफ मैंने पानी ले लिया है। देखो अगर शुद्ध पानी होता ना बेटा तो करंट फ्लो करना चाहिए। अगर इसमें छोटे मोटे कुछ आयंस होंगे, जैसे अगर इसमें मैं नमक मिला दूं, हल्का फुल्का क्षार होंगे, सोल्ट होंगे, तो ये करंट फ्लो करेगा। अदरवाइज अगर डिस्टिंक्ट वाटर है बेटा, एकदम शुद्ध पानी है, तो करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। देखते हैं हमारे ऑफिस का पानी कितना शुद्ध है। ओ भाई साहब, इसमें आयंस है, इसमें सोल्ट है, हल्का फुल्का सा, मतलब वो डिस्टिंक्ट नहीं, एकदम शुद्ध नहीं है, कोई बात नहीं, मतलब ऐसे नॉर्मल पानी पीने के लिए होता है वो ऐसा ही होता है, उसमें करंट फ्लो करता है। बहुत बढ़िया। यार मन में एक डार्क ख्याल आ रहा है, क्या यूरिन से टेस्ट करें करंट फ्लो करता है कि नहीं करता है। वैसे भी आधा घंटे से पढ़ा रहा हूं, आधे घंटा तो नहीं हुआ, लेकिन सेटअप करना तो आधा घंटा तो हो गया था। एक बार चलो कोशिश कर लेते हैं। अब भी आया, 2 मिनट आया, वेट करना, अब भी आया, अब भी आया, अब भी आया, वेट करना, वेट करना, वेट करना। अब इधर भी रिकॉर्डिंग करेगा क्या यार तू, बंद कर इसको। अभी कंट्रोल यार, कंट्रोल योर इमोशन। ठीक है बेटा, अपना ही लेके आया हूं तो इतना ही आ पाया है, लेकिन चेक करते हैं, मेरे ख्याल से इसमें करंट फ्लो करेगा, क्योंकि इनमें कुछ कुछ ऐसे आयंस होते हैं कि जिसके जो करंट को पास करने में हेल्प करेंगे। अब कौन से होते हैं तुम थोड़ा सर्च करना, रिसर्च करना। जैन जी ध्यान से देखना, कर लिया मैंने चालू। देखो गंदी चीजें नहीं है बेटा, अपना ही यूरिन है, किसी और का नहीं है। देखना अब वही है बेटा, वही सेम टू सेम है। देखो टच करवाया, पिंकी जल उठी है। पिंकी के दोनों छोर को अगर मैं यहां पर डुबोता हूं, क्या करंट फ्लो करेगा। जल उठी पिंकी। तो मतलब यूरिन भी बेटा इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, ये भी एक अच्छा कंडक्टर कहलाया जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में आता है ये भी। बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्या अल्कोहल टेस्ट कर सकते हैं, अगर टेस्ट मतलब अल्कोहल में अगर ये डुबो दिया जाए तो क्या करंट फ्लो करेगा। चलो ये तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि क्या होगा तब उस केस में। ठीक है, अब इसको उठा लेता हूं। एक और नया पार्ट जिसका नाम है नॉट अ मीन फ्री पाथ, इट्स अ मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। मतलब कि ये वायर है ना बेटा, ये इतना छोटू सा वायर बेटा, इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे 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 तार हैं, इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे तार है। इसमें से कोई एक तार पकड़ लीजिए, कोई एक, ये वाला सेक्शन पकड़ लिया, ठीक है, ये बहुत पतला सा, इसके अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, कितने सारे इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा
धक 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 मोशन करते रहते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना हो, या ढक 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 एनर्जी आसपास के वातावरण में जो टेम्परेचर है थर्मल एनर्जी के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर भागते हैं, उस काइनेटिक एनर्जी से भागते हैं। ठीक है सर, तो ये भागते रहते हैं। अब इसी में अपना एक सुपर हीरो मान लीजिए, जैसे कि ये सुपर हीरो हुआ, ठीक है, अपना टूनपुर का हीरो, बेटा ये ढक गया है, किसी के साथ टकराया है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, कंडक्टर के अंदर मुक्त होते हैं, कंडक्टर के अंदर वो जहां जाए वहां भाग सकते हैं। जैसे स्कूल के अंदर तुम या घर के अंदर तुम, कहाँ मम्मी बोलते थे ना, घर के अंदर तुझे जहां घूमना है वहां घूम, लेकिन घर के बाहर नहीं जाने दूंगी, वैसा ही इसके साथ कंडक्टर इसकी मम्मी और बोल रही है घर के अंदर जितना घूमना है उतना घूम, घर के बाहर गया पांव तोड़ दूंगा। ठीक है, ऐसे तो ये भागा, किसी के साथ टकराया, भाई के साथ टकराया, बहन के साथ टकराया, थोड़ी देर के बाद मम्मी के साथ भी टकरा लिया, तो ऐसे टकराता जा रहा है, कोलिजन करता जा रहा है, टकराता जा रहा है, कोलिजन होता जा रहा है, टकराता जा रहा है, एनर्जी लूज करता जा रहा है, लेकिन फिर भी आसपास के वातावरण से हिम्मत जुड़ा के भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। ठीक है, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी होती ना, तो ये इसका नेट मोशन है ना बेटा, एक टुवर्ड्स द डायरेक्शन में, जैसे खिड़की खुली कर दी और आपको पता चल गया उस तरफ खिड़की खुली है, तो पहले थोड़ा ऐसा टेढ़ा करके जाएगा, फिर ऐसे नीचे जाएगा, लेकिन उसका नेट मोशन उस खिड़की की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा, तो मतलब ऐसे यहां पर पॉजिटिव 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 क्रिएट कर दिया, यहां पर नेगेटिव 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 क्रिएट कर दिया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो ये उल्टी डायरेक्शन में भाग रहा है इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर क्योंकि एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम लिख सकते हैं E इंटू ई जितना फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते थे, इस वजह से राइटवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा टुवर्ड्स हो जाता है, भाग जाता है। अगर एक्सेलरेशन भी निकालना चाहो तो इसे लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई, तो एक्सेलरेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई एम लिखते हैं। बहुत बढ़िया। खैर अब देखो, ये इतना पाथ इसने फॉलो किया सिर्फ एक खिड़की के पास पहुंचने के लिए, तो कितनी बार कोलिजन इसने किया है पता नहीं सर, बहुत बार। तो इस पाथ को λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, λ6, λ7 ऐसे डिनोट कर दीजिए। ठीक है, और फिर इन सबका एवरेज निकाल दीजिए, इसी को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन मतलब एवरेज और फ्री पाथ मतलब दो कोलिजन के बीच का पाथ, उसको फ्री पाथ बोलते हैं। अब वही डेफिनेशन हल्के शब्दों में बहुत स्मॉल वर्ड्स में लिखी हुई है। ओके, लैम्बडा एंगस्ट्रोम के पार्ट का होता है, एक एंगस्ट्रोम 10⁻⁻10 मीटर, मतलब बहुत छोटा सा होता है, बढ़िया सा। अब दो कोलिजन के बीच का टाइम मतलब T1, टी नहीं बोलते इसको, टो1 बोलते हैं, टो बोलते हैं, टो। ठीक है, टो1, टो2, टो3, टो4, टो5, टो6, टो7, टो8 ऐसा करके चलता जाएगा। उन सब का भी एवरेज निकाल दीजिए। उन सबको क्या बोलेंगे, एवरेज को क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, कि जितने भी कोलिजन हुए उनका जो समय लगा वो एवरेज टाइम निकाल दीजिए। तो उस एवरेज टाइम को क्या बोलते हैं, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब दो कोलिजन होने के, एक के बाद एक कोलिजन होने के बीच का समय कितना है, टाउ जितना है, रिलैक्सेशन टाइम जितना है, इसको टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रहेगी, छोटी छोटी बात है। मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम हमने समझा है, दो पार्ट्स हमने समझे, कभी कभी पूछ लेते हैं डेफिनेशन में, इसलिए आपको पता होने चाहिए। ओके सर, डिस्टेंस एंड टाइम वाली ही बात है। देखो, डिस्टेंस पढ़ा, टाइम पढ़ा, अब बात आई वेलोसिटी की, वही काइनेमेटिक्स वाली बात है, लेकिन यहाँ पर खेल थोड़ा हटके है। एक्चुअल में है ना, ऐसी कोई वेलोसिटी है नहीं, लेकिन हम वो मान के चल रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे एक्चुअल में भाग रहा है, ये डुम, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, थोड़ी सी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड से ली, थोड़ी सी एनर्जी कहां से मिलेगी उसको, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में, टेम्परेचर से मिलेगी, डुम 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 डुम, ऐसे डुम जीरो वेलोसिटी, डुम जीरो वेलोसिटी, वापस इंक्रीज, डुम जीरो वेलोसिटी। तो वो एक्सेलरेट हो रहा है, जीरो हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, वापस जीरो हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, कोलिजन की वजह से वापस जीरो हो रहा है, लेकिन वो करता जा रहा है ये पूरी प्रोसेस। तो हम क्या मान के चल जाते हैं पता है, इन पूरे मोशन की एक एवरेज स्पीड, एक एवरेज वेलोसिटी, कि उसको अपोजिट डायरेक्शन में कैसे एक्सेलरेशन मिल रहा है, इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन मिल रहा है, ये एक्सेलरेशन कितना है, ए जितना, और उस एक्सेलरेशन से ऐसे भाग रहा है, जैसे जीरो से शुरुआत की, यहां पहुंचा। ठीक है, तो एक एवरेज वेलोसिटी उसको कह दे रहे हैं, और उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। देखो अच्छे से पढ़ते हैं, इस पूरी चीज को अच्छे से पढ़ते हैं, सुनना इस बात को, कि फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर, इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हल्के से ड्रिफ्ट हो जाते हैं, पहले वो अस्त-व्यस्त ढंग डिंग 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 यहीं पे निपट जा रहा था, फिर उसको पता चला खिड़की खुली है, भाग सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई थी, लाइक खिड़की खुली है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में अब थोड़े से ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इसको ड्रिफ्ट होना बोलते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके,
ड्यूरिंग दिस मोशन दे फेस मैनी कोलिजन, बहुत सारे कोलिजन बीच में हो रहे हैं विथ हैवी पॉजिटिव आयंस के साथ ये हो रहा है। अब द वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली डिस्प्लेस्ड, वो एक वेलोसिटी मान लेते कि यहां से यहां पूरा डिस्प्लेस हुआ, ये लैम्बडा मिनिमम निकला, टाउ मिनिमम निकला, वो पूरा डिस्प्लेस हुआ, तो वही एवरेज स्पीड, उसको नाम दे दिया है ड्रिफ्ट स्पीड। ओवर एंड आउट इतना ही था, बस खत्म। ठीक है, ऐसे भाग रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये इसका पूरा एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड का इक्वेशन बन जाएगा कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इनिशियल स्पीड इसके पास थी नहीं, एक्सेलरेशन हमने लिखना सीख लिया, ई डिवाइड बाय एम आया था, टाउ को रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में लिख देंगे, और ये वेलोसिटी को ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं, बस खत्म। ये बन गया हमारा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा फॉर्मूला, वी डी इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय एम इनटू करके टाउ, टाउ नहीं बेटा टाउ, बढ़िया। इसी ड्रिफ्ट स्पीड का एक रिलेशन है करंट के साथ, जो डेरिवेशन के फॉर्म में ना बहुत बार पूछा जाता है बेटा, बहुत बार। स्टार लगा दे रहा हूं, लेकिन स्टार की अहमियत है, याद रखना। हाँ, चांद सितारे वाला स्टार नहीं है। ओके, तो इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। उसी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ए, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कंडक्टर का होगा, और ड्रिफ्ट स्पीड जिसको वीडी बोला गया है। बढ़िया, अगर ए को डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊंगा तो आई बाई ए को करंट डेंसिटी जे भी बोलते हैं, एन ई वी डी, ये भी एक फॉर्मूला बहुत फेमस है, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये रिलेशन बहुत फेमस है, दिमाग में रखना। देख लो अच्छे से, इसका डेरिवेशन कहाँ मिल जाएगा, वन शॉट में भी मिल जाएगा, और ऑल डेरिवेशन मैंने पहले भी करवा रखे, आप वहां से भी देख सकते हो। अभी के लिए हम सिर्फ कंसेप्ट पे आगे बढ़ रहे हैं, और कंसेप्ट पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर है ना छोटे छोटे टर्म्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के शुरुआत वाले पार्ट है ना, उसमें छोटे छोटे टर्म्स है। थोड़े समय के बाद आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो सब जानी पहचानी सी बात है, लेकिन अभी ऐसा लगेगा ये तो एकदम नया चैप्टर है। नहीं बेटा, हल्का सा नया नया पार्ट शुरुआत में आता है, उसके बाद वापस सब कुछ चीजें कॉमन चलने लगती है, जो क्लास 10 में पढ़ते थे वही वाला पार्ट। ओके, बात करते हैं मोबिलिटी। ये भी एक नया टर्म है आपके लिए, लेकिन आपने सबको ये पता होगा कि मोबाइल क्या होता है, तो कुछ कुछ वैसा ही पढ़ है। मोबाइल चार्जेस के नाम से भी इसको जाना जाता है, कि कंडक्टर हो, सॉल्यूशन हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, या कोई भी अदर मटेरियल हो, उसमें कितनी अच्छी तरीके से चार्ज फ्लो कर सकते हैं, उसी को मोबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ड्रिफ्ट स्पीड पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मोबिलिटी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एसआई यूनिट दोस्त, एसआई यूनिट डिराइव करना, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी डिराइव करके मुझे कमेंट पे लिख के बताना। बहुत आईएमपी है, बहुत आईएमपी। मैं सही बताऊं तो इस पूरे चैप्टर में अगर किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा सकता है तो मोबिलिटी का है, बेस्ट पार्ट मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तो इक्वेशन भी आपने अभी लिखी थी ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, अभी लिखा तो था आपने कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई एम इंटू करके टाउ डिवाइड बाई ई, ये तो पहले से था। ई कैंसिल आउट हो जाएगा, मोबिलिटी की इक्वेशन ऐसी भी आ जाएगी, ई बाई एम इंटू करके टाउ। तो ई होता है कुलम में, एम मास है वो केजी में होता है, टाउ सेकंड में होता है, वहां से इसका यूनिट भी निकल जाएगा। खैर ये भी एक फॉर्मूला मिल गया, मजे करो बेटा, फॉर्मूले के ऊपर फॉर्मूला निकाल दिया तेरे मास्टर जी ने। हाँ, तो ऐसा बोलते हैं कि जितनी अच्छी स्पीड पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी अच्छी है इसकी मोबिलिटी, उतनी अच्छी इसकी मोबिलिटी। एक हल्का सा पार्ट था, समझ लिया? पक्का? बढ़िया, यहां तक की बात श्योर, दिमाग में बैठ गई ना? आओ एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है ओहम्स लॉ। काय का नया कंसेप्ट सर? क्लास 10th में यही तो पढ़ते थे, लेकिन बेटा क्लास 10th में सिर्फ पढ़ते थे, आज इसका एक्सपेरिमेंट करके भी देखते हैं। देखो ये बात आपको पता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस सर्किट में से फ्लो होने वाला करंट ये वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज से प्रोपोर्शनल होता है। मेरे ख्याल से ये चीज आपको पता होती है कि V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, ये ओहम्स बाबा कह के भी गए थे, लेकिन क्या रियल लाइफ में ये चीज होती है? हम रियल लाइफ में, रियल सर्किट्स में हम सब ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्या लगता है तुम्हें? देखो हम ट्राई करते हैं, मतलब चेक करते हैं कि एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं होता है। आपने कभी पंखे का वो रेगुलेटर देखा है? पंखे का रेगुलेटर एक्चुअली में तो रेजिस्टेंस का काम करता है, लेकिन यहां पर है ना हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर उसका यूज करेंगे। जैसे कि 0 पे रखा बेटा तो वोल्टेज की वैल्यू बहुत कम, 0। जैसे वोल्टेज से
एक पे लेके आए प्यार बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा, 2 पे लेके आए और बढ़ा, 3 पे लेके आए और बढ़ा, 4 पे लेके आए और बढ़ा है, फिर ठप करके 0 पे। तो जैसे जैसे वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसके करंट में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा। देखना अच्छे से हमने फ्रेम करके रखा है, ठीक है, वायरिंग ही की और कुछ नहीं, बीच में हमने बस ये रेगुलेटर जोड़ दिया है। अब हम इसको अटैच करते हैं हमारे एक एक्सटेंशन बोर्ड के साथ। जस्ट वेट, हाँ बेटा, भैया स्विच चालू कर देना उसकी। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये 0 पे है, अभी 0 पे है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा अंदर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर के ही आदमी हो दोस्त, ठीक है गौरव भैया। तो अभी 0 पे है, शायद दिख रहा हो आपको, नहीं दिख रहा तो जूम कर सकते हो। अब हल्का सा बढ़ा देते हैं इसको, ब्राइटनेस बढ़ी, मतलब बल्ब चालू हुआ, ब्राइटनेस काहे की बढ़ी, बल्ब चालू हुआ, ठीक है, और बढ़ाते हैं, 2 पे और बढ़ रही है, 3 और बढ़ रही है, 4, इसको तो मजा आने लगा यार, ये तो और रोशनी फैला रहा है। अब 5 इसमें है नहीं, लेकिन करने जाऊंगा तो बंद हो जाएगा। मजा तो आ रहा है, लेकिन अगर लाइट बंद कर दी जाए तो और भी मजा आ जाएगा। लाइट बंद कर दीजिए दोस्त। अरे वाह भाई साहब, अंधेरा कायम रहे कलवेश। देखो 0 पे है भैया, बढ़ाया, चालू हुआ, जस्ट चालू हुआ, रेगुलेट कर रहे हैं हम, वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, वो दिखाई भी दे रहा है। 2 पे और बढ़ा, 3 पे, अरे भाई साहब चेहरे पे रोशनी रोशनी आ गई है। 4 पे कर दिया, सामने वाले के चेहरे की भी रोशनी रोशनी आ गई, चमक रहा है गौरव भाई, अरे वाह गौरव भाई, ठीक है, खत्म, ठीक है, मतलब वापस 0 पे आ गया, खत्म। तो चीज समझ में आ रही है ना, एक सिंपल सी बात है कि हाँ, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ता है। अब ये हर जगह पे नहीं होता है बेटा, किसी किसी सिनेरियो में ही होता है, हम इस चीज को समझेंगे कि कहां पर होता है कहां पर नहीं होता है, लेकिन जनरली सर्किट्स में ये चीज होती है, ठीक है सर, बढ़िया। अब देखो हम बात करते हैं कुछ मैथमेटिकल फॉर्म की। V प्रोपोर्शनल टू I, ये ओहम बाबा ने बताया था, इसके आगे की कोई भी बात उन्होंने नहीं बताई है, नहीं, इनके आगे की उन्होंने बात नहीं बताई, इसके आगे की बात हम सब सामान्य इंसानों ने बताई है, ठीक है। उन्होंने बताया था V प्रोपोर्शनल टू I। अब हमें लगा कि भाई प्रोपोर्शनलिटी अच्छी नहीं लगती, गंदी सी साइन है, चलो इज इक्वल टू लिख देते हैं। इज, एक बोर्ड हैंग हो गया भाई इतनी देर में, तो इसको बुरा लग गया, बोर्ड हैंग हो गया, चलने लगा यार, आपकी भी आंखें या डरा रही है बोर्ड को, ठीक है। सो V प्रोपोर्शनल टू I, ध्यान से देखना। अब सामान्य इंसानों ने क्या किया कि गंदी सी साइन लग रही है, इसको हटाने के लिए हम इज इक्वल टू इंट्रोड्यूस कर दिया, एक कांस्टेंट लिखेंगे जिसको R कहते हैं, R फॉर रवि सर नहीं, R फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कि हर एक चीज का रेजिस्टेंस फिक्स्ड होता है। जैसे ये बल्ब है बेटा, कितना बड़ा बल्ब है, कितना बड़ा बल्ब है बेटा, इसका रेजिस्टेंस कुछ फिक्स होगा। मेरे पास एक पिंकी वाला भी बल्ब है, आज बल्बों की माला रख ली है बेटा, पूरा परिवार बल्बों का मेरे पास है, दिखाऊं मैं तुम्हें, इंतजार कर, लास्ट में दिखाऊंगा जब व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा। तो बेटा बल्बों की माला है मेरे पास, हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट चीज होती है, ऐसा नहीं होता कि तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, वोल्टेज घटाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक है। ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, किसी के ऊपर छप के आ गई इतना रेजिस्टेंस तो उतना रेजिस्टेंस, ये बच्चों वाली बात है, हमें शायद पता होगी, नहीं पता तो अब याद रख लेना बेटा। अब रेजिस्टेंस का एक बेसिक सा कोर वाला फॉर्मूला जाए ना, कोर वाला, कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है एक्चुअल में, तो हम डिराइव करते हैं। अगर आपको प्रॉपर डेरिवेशन देखना है तो आप वन शॉट वीडियो प्रीफर कर सकते हो, यहां पर हम सिर्फ उसको स्मॉल पार्ट में समझते हैं। तो आर का फॉर्मूला होता है ml डिवाइड बाय ne स्क्वायर टाउ इंटू ए। टाउ रिलेक्शन टाइम हमें पता है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका, और L उस रेजिस्टेंस की लेंथ है। जैसे कि ये कांस्टेंट पार्ट दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का मास, ये N E स्क्वायर टाउ, तो ये सारे कांस्टेंट को मैं एक नाम दे देता हूं जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, कि भाई रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी कितनी है, तो उसको नाम दे दिया रो। बाकी सारे पैरामीटर को मैंने लिख दिया एज इट इज रो L डिवाइड बाई ए। ओके, तो याद रखना, अगर कोई ऐसा रेजिस्टेंस दिख रहा है, अगर कोई ऐसा रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये उसकी लेंथ L, ये करंट ऐसे कुछ फ्लो कर रहा है उसमें से, ये आया और ये ऐसे गया। ओके, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन A लिखा करते हैं हम, इसका याद रहेगा, इसका सिंबल ऐसा होता है, ये R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई, ये इसका सिंबल होता है। अब रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा और डिटेलिंग के साथ समझ लेते हैं, देखना ध्यान से। रेजिस्टिविटी होती क्या है, तो एक तरीके से कंडक्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। अब कंडक्टिविटी क्या होती है भाई, कंडक्टिविटी होती है कि जो एक तरह से डेंसिटी होती है ना, मीडियम को रिप्रेजेंट करती है, वैसे कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है कि ये मीडियम में, ये पार्ट में, ये मटेरियल में
कितनी अच्छी तरीके से करंट फ्लो कर सकता है उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। और 1 कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, जिस रेजिस्टिविटी का अपन ने यूज किया है। रेजिस्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसमें से करंट बहुत 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 मुश्किल से पास होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी उसमें करंट आराम से पास हो जाएगा। तो किसकी सबसे कम होती है? मेटल्स की। उल्टा हाँ यहां पर मेटल्स की बेटा, मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है इसलिए आराम से करंट फ्लो कर सकता है। फिर सेमीकंडक्टर उसकी कम, और सेमीकंडक्टर उसकी ज्यादा, और अलॉय की उससे ही भी ज्यादा, मतलब नॉन मेटालिक मटेरियल होते हैं उनकी उससे भी ज्यादा होती है। बहुत बढ़िया। देखना ये रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ना डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, किस टाइप का मटेरियल है, जैसे ये टाइप्स हो गए उनके। और दूसरा डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ेगा, याद रखना, अब अभी से बता दूं तुम्हें कि टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी बेटा बढ़ती है, और सेमीकंडक्टर के लिए खास याद रखना बेटा, सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी घटती है। ये टेम्परेचर बढ़ाने की बात है, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या होता है पता है? अभी से बता देता हूं, अभी ये टॉपिक आने ही वाला है लेकिन फिर भी बता देता हूं। एक्चुअल में क्या होता है पता है? अभी आपने लिखा था ना रो की इक्वेशन, रो इज इक्वल टू ऐसा लिखा था, ध्यान से देख, एम एन ई स्क्वायर टाउ, एम एन ई स्क्वायर टाउ। तो होता यह है कि m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, दो कोलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम, कोलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम है। ओके ठीक है सर। अब देखना जैसे जैसे बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा ना कंडक्टर के अंदर, वैसे वैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, लेकिन वो पहले से बहुत ज्यादा होंगे। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो है बेटा, पहले से बहुत ज्यादा, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं रहता है। इसलिए रिलैक्सेशन टाइम घटने वाला पार्ट ज्यादा सिग्निफिकेंट रहता है, किसमें? कंडक्टर के अंदर। तो कंडक्टर के अंदर टाउ घटता है, ये पार्ट से आप समझ सकते हो टाउ घटेगा, ओवरऑल रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। और दूसरा, सेमीकंडक्टर के अंदर पहले फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में होते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन होल की पेयर बनी, जनरेट हुई, तो इस वजह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो n बढ़ता है, जिस केस में n बढ़ेगा बेटा तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो ओवरऑल रेजिस्टिविटी कम होगी, तो n की इफेक्ट ज्यादा होती है। तो याद रखना बेटा ये क्यों होता है वो भी हल्का फुल्का तुम्हें पता होना चाहिए। किसकी बात थी ये हमने समझा है कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के बारे में, क्योंकि रेजिस्टेंस में रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आता है, तो ये समझना जरूरी होता है। अब ये सारी बात थी ना बेटा क्लास 10th की थी, बहुत रेयर केस में यहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। हाँ, यहां से कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। अगर तुम्हें नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना नहीं आता। मेरे ख्याल से क्लास 12 के बच्चों को ये बहुत आराम से आता है, क्लास में बहुत बार किया हुआ पाठ है। अब बात आती है तो पूछा क्या जाता है गुरुजी? पूछा जाता है इसका वेक्टर फॉर्म। 2024, 25 में, 26 में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वेक्टर फॉर्म। करंट डेंसिटी हम पढ़ के आए, कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू, इसको प्रूव करते हैं, हमने किया भी है बहुत बार, ठीक है, डेरिवेशंस पे आप देख सकते हो चीज। और कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला इसका है, रेजिस्टिविटी उस तरफ गई तो J इंटू रो इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों को हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ कहते हैं, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रूव दिस। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन काम की चीजें, यहां से बोर्ड्स के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे लिखना है वो भी पता होना चाहिए, कैसे डेरिवेट करना है और किस तरीके से फॉर्मूले में यूज करेंगे, ये भी बात दिमाग रखना। क्या ओहम्स लॉ ब्रह्मास्त्र है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी मटेरियल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है जो मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2025 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखते जाना, पढ़ते हैं और खुद से सोल्व करते हैं। कि दो वायर है P एंड Q आर मेड ऑफ अ सेम मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए, तो दोनों की रेजिस्टिविटी होगी सेम। देखो पढ़ो और समझो। ओके, ब्रेक करता है जब वायर Q हैज अ ट्वाइस डायामीटर। देखो Q का डायामीटर है ना बेटा, मतलब दोनों ऐसे वायर होंगे, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, ए एरिया होता है, एरिया को मैं रो एल पाई डी स्क्वायर बाई 4 लिख सकता हूं, एरिया को पाई डी स्क्वायर बाई 4, एक्चुअल में पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन आर इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2। ये ऐसा कुछ डायमीटर होगा ना बेटा इसका, ठीक है, तो इसका डायमीटर डिवाइड बाई 2, डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ओके सर, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल लेंथ डिवाइड बाई डी का स्क्वायर। तो ये बता रहे हैं कि ये जो डी क्यू है बेटा, डी क्यू ये ट्वाइस ऑफ अ डायमीटर
द वायर Q हैज अ ट्वाइस डायामीटर, मतलब पहली वाली से दुगनी डायामीटर है इसके पास, एंड हाफ लेंथ ऑफ अ वायर P, तो लेंथ इसकी कितनी है, हाफ है, तो LQ इज इक्वल टू LP डिवाइड बाई 2। ठीक है, बढ़िया है। अब देखो हमें किसका निकालना है, Q का रेजिस्टेंस निकालना है, Q का रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, RQ डिवाइड बाई RP इज इक्वल टू, ये बच्चों वाला खेला, रेशियो लेते हैं, वही बात, पहले RQ का ऊपर वाला पार्ट लिखा तो ऊपर वाले पार्ट के हिसाब से आएगा, ये ऐसे लिखते हैं, LQ डिवाइड बाई DQ का स्क्वायर। हाँ सेम। अब नीचे बेटा आपने RP वाला लिखा था, तो RP नीचे से शुरू होगा, LP और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, DP का स्क्वायर। बस ये छोटी सी बात, ये छोटी सी बात। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए बेटा, क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास, LQ की वैल्यू दे रखी है, LQ की वैल्यू दे रखी है LP डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगी LP डिवाइड बाई 2, और DQ स्क्वायर है तो DQ इज इक्वल टू 4 DP स्क्वायर, 4 DP स्क्वायर। ठीक है, ये DP का स्क्वायर डिवाइड बाई LP। अब LP LP कैंसिल आउट हो जाएगा, DP स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2, 2 डिनोमिनेटर में आएगा, 1/8, तो ये RQ इज इक्वल टू RP डिवाइड बाई 8, RP डिवाइड बाई 8, तो R डिवाइड बाई 8 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही। क्या आपका भी सेम आंसर आया है, क्या आपका भी सेम आंसर आया है, बताओ यार, प्लीज बताओ यार, कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आपने मुझसे पहले ये क्वेश्चन कर दिया। अब हम जिस टेम्परेचर इफेक्ट की बात कर रहे थे ना, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर में रेजिस्टिविटी बढ़ती है वगैरह वगैरह वगैरह, वो बातें पढ़ते हैं। देखो ये चीज तो समझ ली कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे धीरे 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 रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन उसका ग्राफ नहीं पता था, तो ऑब्जर्व किया गया, प्रैक्टिकली ये चीज नोट की गई कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ती है। अब एक किसका है ना, फॉर्मूला बनाते हैं, ध्यान से, बनाने का तरीका है। हाँ? देखो इनिशियल में टेम्परेचर T0 था, रेजिस्टेंस R0 था, टेम्परेचर को डेल्टा T टाइम्स इंक्रीज किया गया, रेजिस्टेंस कुछ टाइम्स बढ़ गया, कुछ बढ़ गया, कितना हो गया, R0 प्लस डेल्टा R हो गया, ये फाइनल रेजिस्टेंस हो गया एट अ टाइम T, ये फाइनल रेजिस्टेंस हो गया एट अ टाइम, एट अ टेम्परेचर T, एट अ टेम्परेचर T। T क्या है, T0 प्लस डेल्टा T है। तो ये पता चला कि ये जो R0 है ना, दिस R0 इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल में जो रेजिस्टेंस था वो, और इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जो कि डेल्टा T है, वो डेल्टा T के प्रोपोर्शनल है। बीच में हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के एक दूसरा कांस्टेंट रखा है जिसको नाम दिया गया है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टर ऑफ अ रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा R इज इक्वल टू R0 अल्फा डेल्टा T, डेल्टा R इज इक्वल टू R माइनस R0। अब R0 उस तरफ जाएगा, कॉमन आउट निकालेंगे तो R का फॉर्मूला मिल जाता है, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। आप ये भी याद रख सकते हो, आप ये भी याद रख सकते हो। सेम जैसे ये फॉर्मूला बना है वैसे ही रो नोट का फॉर्मूला भी बनेगा, जिसको लिखते हैं रो इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। इसका भी रो वाला फॉर्मूला बनाया जा सकता है, डेल्टा रो इज इक्वल टू रो नोट अल्फा डेल्टा T, सेम फॉर्मूला। बहुत बढ़िया। ये अल्फा है ना, वो कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होगा, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ता है, ऐसे समझना, और सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होगा, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। आप समझ सकते हो। ठीक है सर, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो एक बार देख लेते हैं। ध्यान से देखना, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम हल्के फुल्के क्वेश्चन भी करते जा रहे हैं ताकि दिमाग में आपको बैठ जाए कि क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, ध्यान से देखना। फाइंड द टेम्परेचर एट अ विच, मैं हमेशा बोलता हूं कि फिजिक्स में फिजिक्स के सवाल से ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज है तो इंग्लिश है, मुझे तो लगता है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखना। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट मेड ऑफ अ सिल्वर विल बी ट्वाइस एट अ रेजिस्टेंस ऑफ 20। मतलब क्या पूछा है यार, इन्होंने पूछा है कि सर इनिशियल में R 20 डिग्री पे, मतलब ये मान लीजिए कि T0 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस है, तो रेजिस्टेंस था बेटा, रेजिस्टेंस था इसका R0 जितना। ठीक है, अब मैं इसका टेम्परेचर कितना करूं ताकि इसका रेजिस्टेंस 2R0 ट्वाइस हो जाए, ट्वाइस हो जाए। ठीक है, अब रेफरेंस के लिए डेल्टा T मतलब R0 T0 दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, रेफरेंस टेम्परेचर वगैरह वगैरह वगैरह, कोएफिशिएंट भी दे रखा है, कितना है 4 × 10⁻³ केल्विन इनवर्स में दे रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें निकालना है ये टेम्परेचर की वैल्यू, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? अरे एक ही तो फॉर्मूला आपने सीखा है, ये याद रखना बेटा कि जब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं तो एक ही फॉर्मूला है और वही के क्वेश्चन आप करते हो, लेकिन जब आप पूरे चैप्टर के क्वेश्चन लगाते हो ना तो बहुत सारे फॉर्मूले होंगे एक साथ,
तब आप करते हो, थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। अगर आप पूरी किताब के न्यूमेरिकल एक साथ को सोल्व करने बैठोगे, पेपर अटेम्प्ट करते हो, तो कितने सारे फॉर्मूले होंगे उस 14 चैप्टर के, उस 7-5 चैप्टर के, तो इस वजह से डिफिकल्ट हो जाता है, ये बात एग्री करना। लेकिन वो चीज को आसान बनाया जा सकता है जब आप खुद से छोटे छोटे कंसेप्ट के क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस करते हो। देखते जाना, यहां पर समझना अच्छे से। डेल्टा आर नोट वाला फॉर्मूला हमें पता है, ये आर नोट वाला फॉर्मूला भी याद हो तब भी बढ़िया है। आर इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। देखो आर 2 आर नोट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू दे रखी है, बाद में लिख लेंगे। आर नोट कैंसिल आउट 2, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। 1 इस तरफ आएगा, 1 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻³ डेल्टा टी को डेल्टा टी ही लिख लेते हैं अभी के लिए, तो डेल्टा टी इज इट इज आएगा। 10⁻³ है, उस तरफ आएगा तो +3 हो जाएगा, तो ये 4 10⁻³ था ना, प्लस 1000 हो गया, डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू फाइनल टेम्परेचर कुछ टी मान लीजिए, और इनिशियल टेम्परेचर तो बेटा 20 डिग्री था ही था, तो टी माइनस 20 डिग्री। डिवाइड करेंगे बेटा, क्या आएगा, ध्यान से देखना, डिवाइड करेंगे तो आएगा कुछ 4 2, ठीक है, ये 2, फिर यहां से 2 4 20, 4 पंचा 20, 250, 250 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। देखो केल्विन इनवर्स में हो या सेल्सियस इनवर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डिफरेंस का रेशियो ही है, तो डिफरेंस वाला पार्ट ये डिफरेंस सेम ही रहता है। तो वी विल गेट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू 270 डिग्री सेल्सियस। 270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करना चाहिए। केल्विन में निकालना होता तो उस हिसाब से लिख लेते, ये सेल्सियस में निकाला है। क्या एक क्वेश्चन तुमसे बना था बेटा, सच सच बताना, क्या एक क्वेश्चन तुमसे बना था? हाँ, लिखना भी होता है क्योंकि 2-3 मार्क्स में ये बना था क्वेश्चन, लेकिन अभी के लिए हम ये सीख रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है और कैसे सोल्व करना है। हालांकि ये इतना भी बड़ा पार्ट नहीं था, लेकिन आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि फॉर्मूला कैसे यूज होता है। बढ़िया, यहां तक की बात। हाँ, सेमीकंडक्टर के लिए हम सीख रहे थे, इसकी हालांकि नोट्स आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन फिर भी मैं साइड हटता जा रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। इसके लिए जो सूटेबल फैक्टर है वो क्या था, टाउ वाला था, कि यहां पर टाउ नहीं सर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और वो डिनोमिनेटर में था, इस वजह से रेजिस्टिविटी घटती है। रेजिस्टिविटी घटेगी इसलिए रेजिस्टेंस घटेगा। इसका एक्चुअल पार्ट है ना, हम सेमीकंडक्टर में पढ़ते हैं, लेकिन अभी हल्का फुल्का याद रखना कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे ना, इसलिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो डिनोमिनेटर में आते हैं, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में, याद कर, रो के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आते हैं, इस वजह से रेजिस्टिविटी इसकी कम होती है। अब ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, ऐसे कुछ मटेरियल है हमारे पास कि जो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करते हैं। भाई साहब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा दिया 200 से 400, 200 से 400 केल्विन कर दिया बेटा, टेम्परेचर में चेंज 200 से 400 का, लेकिन रेजिस्टिविटी में चेंज 1.01 से 1 शायद अप्रोक्सीमेटली यहां पर 15 हुआ होगा। तो बहुत, वो भी माइक्रो, ये देखना कितना माइक्रो ओहम सेंटीमीटर में है, तो कितना छोटा, बहुत छोटा चेंज आ रहा है बहुत बड़ा टेम्परेचर बढ़ाने पे भी। अब ऐसे मटेरियल को कहा गया है, मतलब ऐसे मटेरियल कौन कौन से, ऐसे मटेरियल कौन कौन से, तो निक्रोम, फिर ये मैग्नीन और कंस्टेंटिन। तो ये सारे ऐसे मटेरियल है हमारे पास, ऐसे अलॉय है हमारे पास कि वो मिश्रित धातु है कि जो है वो टेम्परेचर पे इतने ज्यादा डिपेंडेबल नहीं है। ये बात नोट करना बेटा, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, याद रखना, दिमाग में रखना। अभी इसी रेजिस्टेंस के कनेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखो बारी बारी से कंसेप्ट पढ़ते जाने, पहले हमने टेम्परेचर इफेक्ट के बारे में समझा, उससे पहले हमने ओहम्स लॉ के बारे में पढ़ा, तो हमने एक तरह से रेजिस्टेंस के लिए मोटा मोटा समझ लिया कि R इज इक्वल टू ρl अपॉन A होता है, वगैरह वगैरह, टेम्परेचर में क्या फर्क पड़ेगा, लेंथ बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अब बात आती है कि अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज में कनेक्टेड हो तो याद रखना, सीरीज में जब कनेक्टेड होते हैं ना तो करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। इसलिए देखो करंट बेटा सेम है, पूरी सर्किट में आप देखोगे करंट यहां पर सेम फ्लो कर रहा है, करंट यहां से भी सेम गया, करंट यहां से भी सेम जाएगा, तो करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंस का फॉर्मूला मिलता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डिंग 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 डिंग, आगे चलता जाएगा। अगर n आइडेंटिकल है तो NR हो जाएगा R इक्विवेलेंस, ये भी हल्का सा दिमाग में रख लेना। ओके बढ़िया। अगर वोल्टेज ये V1 का फॉर्मूला निकालना हो तो सर आपके पास कोई ट्रिक है? हाँ जी, मैं SMT के नाम से ट्रिक देता हूं,
बैच वाले बच्चे बताना एसएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है, दूसरों को भी पता चल जाए। ठीक है, V1 हिसाब से हम लिखते हैं कि R1 जो रेजिस्टेंस है वो डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू करके वोल्टेज V, RV नहीं है बेट, इंटू करके जो नेट वोल्टेज है बैटरी का वो लिखते हैं। सेम ऐसे V2 शॉर्टकट ट्रिक है बेटा, ऐसे R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू करके V, शायद ये क्लास 10th में भी आप पढ़ते होंगे। बढ़िया, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे आप यूज कर सकते हो। ऐसे ही बेटा पैरेलल कनेक्शन के लिए कि जब जिसमें याद रखना सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस क्या है पता है, सीरीज में एक छोर दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होगा, मतलब समझना एक की पूंछ दूसरे के माथे के ऊपर, एक की पूंछ दूसरे के माथे के ऊपर, एक की पूंछ दूसरे के माथे के ऊपर, तो हमेशा एक वायर का टुकड़ा निकला होगा दूसरे वायर के साथ कनेक्टेड होगा ही होगा। तो ये रही इसकी सीरीज कनेक्शन की खास बात। जबकि पैरेलल में क्या होगा पता है, दोनों की पूंछ 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 को बांध दो, दोनों की मुंह 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 को बांध दो, क्या दोनों की पूंछ 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 को बांध दो, दोनों की मुंह 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 को बांध दो, क्योंकि अभी भी क्लास 12th में बच्चों को आके ऐसा लगता है सीरीज पैरेलल को पहचानना नहीं आता। अब तो ये खेल है ही नहीं बेटा, अब तो खेल है ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आती है ना, वहां पर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, तो ये रूल यूज करना, ये रूल जो मैंने बताया वो यूज करना। खैर, तो यहां पर वोल्टेज सबके लिए सेम रहता है। देखो ये वोल्टेज तीनों के लिए सेम, ये वोल्टेज तीनों के लिए सेम, बीच में कुछ नहीं आ रहा तो वोल्टेज सेम रहेगा, ये वोल्टेज सेम रहता है। तो वोल्टेज सेम, करंट डिवाइड हो रहा है, करंट का फॉर्मूला V बाय R1 V बाय R2 V बाय R3 से ऐसे निकाल सकते हैं। और इक्विवेलेंस का फॉर्मूला 1 अपॉन वाला खेल, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डिंग 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 करके कुछ पुचू चलने देंगे। बहुत बढ़िया। अगर ऐसे n आइडेंटिकल आ जाए तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंस का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन n टाइम्स चला जाएगा, R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू R बाई n फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, अगर दो रेजिस्टेंस दे रखे हो तो दो रेजिस्टेंस वाले केस में आप ऐसा लिख सकते हो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। बताना मुझे ये फॉर्मूला आपने क्लास 10th में देखा था कि नहीं देखा था, इस पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे। दो रेजिस्टेंस हो तो हम डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं, इनफाइनाइट n टाइम्स हो तो ऐसे यूज करेंगे जनरलाइज फॉर्मूला। अब करंट की बात, सिर्फ दो रेजिस्टेंस है और करंट की इक्वेशन निकालनी, करंट की वैल्यू निकालनी डायरेक्ट। तो उसके लिए हम सीखा करते थे ऐसे, सर I1 में फुल होने वाला करंट निकालना है तो दूसरे वाले को पकड़ो, R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और नेट करंट जो होता है वो, नेट करंट जो होता है वो ऐसे ही बेटा I2 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू करके नेट करंट जो होता है वो। खत्म बेटा, ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के मोटे मोटे फॉर्मूले थे। अब इसमें आप जितनी प्रैक्टिस कर सको उतना बढ़िया है। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा कि सर एक न्यूमेरिकल सीरीज भी लॉन्च कीजिए, तो कमेंट सेक्शन में अपनी इच्छा है बताना कि सर हम ये भी चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं। अब ऐसा मत करना कि जो चाह रहे हो उसके भरोसे बस बैठ रहे हो। तुम्हारे बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंसेप्ट का सुहा सीरीज आई है, तो पहले इसको अच्छे से कर लेना, तुम उसकी राह में ये मत बिगाड़ लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा गोल होना चाहिए कि ये सीरीज तो मैं कंप्लीटली फॉलो करूंगा ताकि मेरा चैप्टर एटलीस्ट बन जाए, उसका बेस एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद न्यूमेरिकल भी समय समय पे आएगा, ठीक है। लेकिन अपनी बात बताना और फिर बताना कि कैसा लग रहा है कंसेप्ट के सुहा सीरीज को पढ़ के। अब एक है ना अच्छी बात बताता हूं, किताब में देखोगे ना तो ये शायद दे रखा है, या ये दे रखा है, या ये दे रखा है, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी, या नहीं आया कोई बड़ा क्वेश्चन आया तो शॉर्टकट ट्रिक से वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक से तुम्हें एक रास्ता पता चल जाएगा कि मुझे यहां पहुंचना है, यहां पहुंचना, मेरा फाइनल रिजल्ट ये होने वाला है। तो अगर तुम्हें ऐसा कोई भयंकर सा क्यूब दे रखा हो जिसमें हर एक साइड पर रेजिस्टेंस आर 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 हो, और तुम्हें पूछा जाए ये दो फेस के अक्रॉस इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, ये सेम साइड के पास, दूसरे में एक ही फेस हो लेकिन दो अलग अलग कॉर्नर पे, एक ये वाला एक दूसरे वाला कॉर्नर पे, इन दोनों के अक्रॉस इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस पूछा जाए, ठीक है। और तीसरा, तुम जिस भी घर में बैठे हो, जिस भी कोने में बैठे हो, उसमें देखना है एक ये वाला कोना, एक इससे अपोजिट वाला कोना, ऐसे खुम खुम या फिर ऐसे खुम, ऐसे दो अपोजिट कॉर्नर देख लेना। उस दो कॉर्नर के लिए हम निकाल रहे हैं इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। देखना एक फॉर्मूला बताऊंगा बेटा, और क्या सुंदर तरीके से याद रखवाऊंगा, तुम भूलना चाहोगे तब भी भूल नहीं पाओगे। बताओ तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन है, या बताओ यहां पर कोई भी स्लाइड पे कोई भी ऐसी चीज है कि जिससे तुम्हें कोई एक महान क्रिकेटर की याद आ रही हो, कोई है ऐसा, कोई भी हिंट है आपके पास? पहले ये डायग्राम याद रख लेना, उसके बाद ट्रिक को अप्लाई करना है।
कोई है ऐसा? सर 7 थाला फॉर अ रीजन। ठीक है, थाला फॉर अ रीजन। एक बात याद करो, मैं थाला से रिलेटेबल है, जो भी थाला फैंस होंगे वो क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, जो नहीं है बेटा वो कुछ और भी लिख सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन सब चीज़ों से, मुझे बस तुम्हें फिजिक्स सिखानी है, बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी के साथ भी। देखो तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। पता है जब थाला नया नया आया था मतलब कि जब उन्होंने जर्नी शुरू की थी, तब उनके साथ कोई एक नामचीन खिलाड़ी खेला था शुरुआत में ही, मतलब वो भी उनके साथ ही आगे बढ़ा और वर्ल्ड कप में उन्होंने भी धूम मचाई थी। जो 2011 का वर्ल्ड कप जीते थे ना, उनमें उन्होंने धूम मचाई थी, मतलब वो एक बड़ी सी ट्रॉफी के हकदार भी हुए थे उसी वर्ल्ड कप की सीरीज में। कौन था वो पता है? बहुत बढ़िया, वाह वाह, सही सोचा। याद करो उनका जर्सी नंबर क्या था? 12। तो एक था थाला, उसके साथ था अपना 12, तो 7r/12 पहले का आंसर। 7r/12 पहले का आंसर। क्या शानदार ट्रिक है यार, बहुत बढ़िया। दूसरा, आर तो हर जगह ऊपर आएगा, आर तो तुम्हें याद रखना ही है। बाकी याद करो, जस्ट पिछले साल मतलब एक अवार्ड मिला है उनको, एक बहुत, मतलब थाला को ही अवार्ड मिला है कि जो शायद सचिन तेंदुलकर के बाद मुझे पता है तब तक इंडियन क्रिकेट में उनको ही मिला है ये अवार्ड उनको ही मिला है। क्रिकेट का एक सर्वोच्च अवार्ड है। किसी को नाम याद हो तो वो भी लिखना कमेंट सेक्शन में, मुझे याद है लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, गलत बोल दिया। खैर, तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कितने साल पहले मिला? 1 साल पहले। तो थाला में से 1 करो -6, उसमें से भी 1 करो माइनस, तो 5r/6 तीसरे वाले का। 5 पे पहुंचे थे बेटा, 5 में से और 1 माइनस करो 4 में से और 1 माइनस करो 3r/5। तो थाला से ये पूरी की पूरी सर्किट याद रहेगी है, ध्यान से देख लीजिए। भले ही आपके 5 मिनट इसमें याद रखने में टाइम वेस्ट हो, वीडियो को पॉज करो, अभी के अभी दिमाग में छप लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां आपको पूछ लेंगे कि ये इसके अक्रॉस इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बताइए। हर एक ब्रांच में रेजिस्टेंस 2 ओहम है, तो सीधा लिखना 2 + 5, 2 × 5 10, 10/6, खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर इन दो के अक्रॉस पूछ ले, आपको बता दिया गया हो कि हर एक ब्रांच में रेजिस्टेंस है वो 4 है, तो क्या करोगे? 3 × 4, 3 × 4 कैंसिल आउट हुआ, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस 3 ओहम मिल गया। इन दोनों के अक्रॉस पूछा गया हो, बता दिया हो कुछ क्वेश्चन में कि इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है वो 24, ये ईच ब्रांच में कुछ 1 ओहम है, तो 7 × 1 /12 हो जाएगा, ये इसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं, और इसका एक बड़ा क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। क्या आपने वो क्वेश्चन कभी अटेम्प्ट किया तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना कि हाँ सर हमने वो क्वेश्चन भी देखा है, जो भयंकर सा था। छाप लिया, लिख लिया बेटा, पक्का? आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो, मैं पूछ रहा था वैसे कि क्या ओहम्स लॉ हर जगह पे वैलिड है? नहीं बेटा, हर जगह पे वैलिड नहीं है, हर जगह पे नहीं बेटा। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे, नहीं, हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। इवन हायर वोल्टेज पे भी नहीं। मोस्टली ओहमिक मटेरियल ही होते हैं सब कुछ, लेकिन हर जगह पे नहीं होता है, तो हर जगह पे अप्लाई नहीं होता। इवन जिस पे अप्लाई भी होता है ना बेटा, तो किसी वोल्टेज के बाद ये V और I की प्रोपोर्शनलिटी नहीं रहती। V और I की प्रोपोर्शनलिटी के बारे में बताया था किसने? ओहम्स लॉ ने। लेकिन किसी एक समय के बाद ओहम्स लॉ की ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं थी। हायर वोल्टेज पे शुरुआत में तो सीधा सीधा चलेगा, लेकिन हायर वोल्टेज पे कुछ टेढ़ा चला जाएगा। तो बेटा ओहमिक कंडक्टर के अंदर भी हायर वोल्टेज पे ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं बैठती है। ये हायर वोल्टेज पे ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं बैठती है, ठीक है। जैसे ही वोल्टेज बहुत हाई चला जाएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं बैठती है। डायोड के तो क्या ही कहना बेटा, ये डायोड एक मटेरियल होता है जो हम सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो समझो कि डायोड कुछ है कि जो कभी भी ओहम लॉ का पालन नहीं करता है। देखो शुरुआत इसकी कैसे हुई, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया, पहले कुछ नहीं फर्क पड़ा, फिर एकदम से बढ़ गया। यहां पर भी सेम देखो, ये शुरुआत में धीरे धीरे बड़ा, फिर एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो गया करंट इसमें। तो ये फॉलो ही नहीं करता है। V प्रोपोर्शनल टू आ गया भाड़ में, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं हूं डायोड अपॉन है डायोड, ऐसा करके, ठीक। तीसरा है ये गैलियम आर्सेनाइड। बेटा ये भले ही तुम्हें लग रहा हो वांका चूका सा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई ने 2024 में पूछा था। क्योंकि इकलौता ऐसा ग्राफ दे रखा है जिसमें देखना शुरुआत में ऐसे कर्विलिनियर टाइप का अरेंजमेंट है, ओके। फिर धीरे धीरे डिक्रीज भी हो रहा है,
आई वर्सेस वी का ग्राफ है और ये डिक्रीज भी ऐसे हो रहा है, तो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस की रीजन है, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस की रीजन है, ध्यान से देखना, नेगेटिव रेजिस्टेंस की रीजन है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई ने 2024 में, एमसीक्यू के फॉर्म में शायद पूछा था, ये 1-2 मार्क्स में पूछा था कि नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला ग्राफ ड्रॉ कीजिए, बताइए उसमें मेंशन कीजिए कहां पर रेजिस्टेंस नेगेटिव था। तो ये पार्ट था गैलियम आर्सेनाइड ग्राफ का कि जहां पर नेगेटिव रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये कुछ लिमिटेशन है ओहम्स लॉ की, इसके अलावा भी कुछ है, लेकिन बोर्ड्स के हिसाब से आपको ये 3 लिख के आनी है, जो मेरे हिसाब से बहुत आईएमपी है, पूछी भी जा सकती है, तो जरूर इसको नोट करना। बाकी नीचे लिखा है उसी पॉइंट्स को आपको एलिब्रेट करके लिखना होता है। बढ़िया है ना, मतलब ये छोटे छोटे कंसेप्ट ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हमें साथ साथ लेके चलने हैं। ओके, वी प्रोपोर्शनल टू आई। मैं एक बात बताऊं ना, तो वी प्रोपोर्शनल टू आई पे आप कभी ऐसे सेल लोगे बेटा, ऐसे जैसे ड्यूरासेल अल्ट्रा वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है, अल्कलाइन वगैरह का बना हुआ है, इसमें कुछ वोल्टेज दे रखा होगा, 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, 1.5 वोल्ट शायद आपको दिख रहा होगा, पता नहीं है मुझे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन 1.5 वोल्ट अभी इसके ऊपर लिखा आ रहा है। एक्चुअल में ये भी पूरा का पूरा 1.5 वोल्टेज नहीं देगा, ये भी पूरा का पूरा 1.5 वोल्टेज नहीं देख रहा है, इसके अंदर भी कुछ खामी होती है। तो पहले तो ये समझ लेते कि ये इस टाइप के सेल है वो बनते कैसे हैं, और फिर इसका लिखा हुआ वोल्टेज होता है उससे कम क्यों वोल्टेज देते हैं, कम वोल्टेज सप्लाई क्यों करते हैं, इसके क्या है इसके पीछे का राज दया, आओ जानते हैं। समझना इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं, दिख रहा है तुम्हें, बड़ा डंडा है, सेम ही टाइप का, देखो वहां बैटरी लिखा हुआ है, यहाँ ड्यूरासेल लिखा हुआ है, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है। एक्चुअली में क्या होता है पता है, कैसे पूरा इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री या इलेक्ट्रो सॉल्यूशन वगैरह वगैरह कुछ नाम होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। एक एनोड एक कैथोड निकाला आपने, बढ़िया सर। होता क्या है कि इनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उन केमिकल रिएक्शन की वजह से यहां पर कुछ एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी मतलब वो पूरी अरेंजमेंट को अच्छे से जोड़ दीजिए बेटा, यही होता है इलेक्ट्रिक सेल, वही होता है इलेक्ट्रिक सेल, यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। तो जब कभी भी बेटा इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, अभी ये बस सामान्य स्थिति में हमने इसको ज्वाइंट नहीं किया है, ठीक है, हमने इसको ज्वाइंट नहीं किया है, तब इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना, जैसे अभी मेरी वाली बैटरी में कितना लिखा हुआ था बेटा, मेरी वाली बैटरी नहीं थी, ड्यूरासेल की बैटरी थी, 1.5 वोल्ट लिखा हुआ रहा था, कितना आ रहा था, 1.5 वोल्ट लिखा हुआ रहा था। तो इस लिखे हुए को, छपे हुए वोल्टेज को, क्या बेटा, छपी हुई वैल्यू को, छपे हुए वोल्टेज को नाम दिया गया है ईएमएफ ऑफ अ सेल। सेल का ईएमएफ कितना है, जब उसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तब बेटा इसमें ईएमएफ कितना है, मतलब इसमें वोल्टेज कितना है, उसको ईएमएफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन शॉर्ट, अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन इट्स नॉट डिलीवर अ करंट, एट दैट टाइम द वोल्टेज, द पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज अ ईएमएफ। जो अभी ये 1.5 है बेटा, जैसे इसको सर्किट में ज्वाइन करेंगे कुछ वोल्टेज कम हो जाएगा, इसका कितना कम होगा कितना ज्यादा होगा वो भी पढ़ेंगे। तो क्या है बेसिकली ये सेल क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या मेंटेन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। जरूरी है ना बेटा, करंट फ्लो करने के लिए सेल नहीं होगा, बैटरी नहीं होगी तो काय का करंट फ्लो करेगा, ठीक है सर। तो ये क्या काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, दो दरार क्रिएट रखता है, एक अमीर एक गरीब, तभी तो गरीब को चाह होगी पैसे कमाने की, तो नेगेटिव को चाह है बेटा पॉजिटिव चार्ज की, इसलिए चार्ज घूमते हैं, एक्चुअल में इसका उल्टा होता है। खैर, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पढ़ लिया हमने सर, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही बात तो थी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब यहां पर ईएमएफ की खास बात है, देखना ये वोल्टेज हमने सीखा है, ये वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड करता है उस चीज की बात हम करने। वैसे भी बेटा ये वी प्रोपोर्शनल टू आई वाली बात सही है, लेकिन हर जगह पे नहीं, ये बस दिमाग में रखना है, ठीक है। कहां पे नहीं है वो 3 एग्जांपल आपको बोर्ड्स में मेंशन करने हैं। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी एक इलेक्ट्रिक सेल की। सुना है कभी सेल के बारे में, शायद आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा हो, ऐसा सेल ये कैसे बनते हैं उसकी अरेंजमेंट भी आपने देखी होगी। वो केमिकल सॉल्यूशन होते हैं, उसमें एक शार्क सोल्ट ब्रिज बोलते हैं, वो सोल्ट ब्रिज होता है, एक एनोड एक कैथोड होता है। बेसिकली ये काम क्या करता है, वही केमिकल लोचे की वजह से एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो एक तरीके से ये काम करता है सर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो एक ऐसा डिवाइस कि जो मेंटेन करेगा
पहले इस बात पे आ जाते हैं कि जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और गरीब गरीब, अमीर अमीर, ऐसे चिल्ला चिल्ला को लोगों को बोलेगा, लोगों के फीलिंग्स को हर्ट्स करेगा। इसी वजह से बेटा गरीब लोगों को पैसे कमाने की चाह होगी, अमीर लोगों को पता नहीं क्या ही चोंचले होंगे। तो ये बताता है कि भाई एक बहुत बड़ा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, हायर पोटेंशियल होता है, लोअर पोटेंशियल होता है, बस इतना याद रखो। लेकिन फिर भी समझने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव का सहारा लिया जाता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस साइकिल की वजह से, इस पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से एक पूरी कंप्लीट साइकिल बनती है कि इलेक्ट्रॉन भागेंगे एक जगह से दूसरी जगह और करंट फ्लो करेगा। तो एक तरीके से ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। क्या काम करता है बेटा? ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। क्या होता है एक्चुअली में, ये सेल को अगर मैं, यही वाला सेल है बेटा, ध्यान से देखो, यही वाला सेल है, देखा ही होगा बचपन में आपने, देखा है ना, सारा इंतजाम मास्टर जी करके लाया है बेटा। अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली है, अभी दिखाऊंगा बेटा क्या क्या है इसमें, और आज सारे चीज़ों के साथ मास्टर जी आया फुल प्रिपरेशन के साथ। तो देखना बेटा, ऐसे देखा होगा आपने, एक एनोड डाला, एक दूसरा डंडा डाला जिसको कैथोड बोलेंगे, इसमें बीच में से शार्क सेतु लगा देते हैं जिसको इंग्लिश में, जैनजी वाले लैंग्वेज में बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ओके, अब यहाँ पर आप सर बल्ब लगा दीजिए, जलेगा सर, बल्ब जलेगा बहुत जोर से। ओके, बल्ब जलेगा बहुत जोर से, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल। अब देखो इलेक्ट्रिक सेल की है ना थोड़ी अंदर की कहानी है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सेल में लिखा हुआ कुछ और आता है और होता कुछ और है, जस्ट लाइक, हाँ, ये लिखा हुआ इसके अंदर 1.5 है। देखो ध्यान से अगर तुम दिख पा रहे हो तो ये 1.5 लिखा हुआ है, 1.5 शायद तुम्हें दिख जाए अच्छे से, 1.5 लिखा हुआ है। तो इसका वोल्टेज जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है बेटा तो 1.5 वोल्ट है। कितना लिखा हुआ है? 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है। लेकिन जैसे इसको कोई सर्किट में कनेक्ट करेंगे इसका वोल्टेज कुछ कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो वो चेंज समझेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि लिखा हुआ, छपा हुआ क्या है। तो जो भी छपा हुआ वोल्टेज आ जाएगा ना उसको याद रखना है ईएमएफ। ये मेरी लैंग्वेज में जो भी छपा हुआ वोल्टेज होगा ना सेल के ऊपर वो होता है ईएमएफ। इसको बाय डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? तो ऐसा कि जब छपा हुआ कब होता है? जब उसके अंदर कोई करंट फ्लो अभी तक नहीं किया रहा है, उसको सर्किट में ज्वाइंट नहीं किया गया है। तो जब सर्किट कंप्लीट ना हो और करंट फ्लो ना कर रहा हो, when it is not delivering any current at that time, the potential difference across the terminal is known as a EMF of a cell, electromotive force। एक तरह से ये फोर्स नहीं है, वोल्टेज ही है, पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन पुराने जमाने में लोग ने नाम दे दिया तो अभी तक चल रहा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअल में ये वोल्टेज है। ये किस किस चीजों पे डिपेंड करता है? तो जो आपने बेटा इसके अंदर भरा है ना खड़े होकर इलेक्ट्रोलाइट, उस इलेक्ट्रोलाइट पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। और दूसरे ये मेटल के इलेक्ट्रोड्स जो आपने खड़े खड़े डाले हैं ना डंडे, उसके ऊपर भी ये चीज डिपेंड करती है। तो दो चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी एरिया वेरिया वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है। बढ़िया सर। अब इसी में एक टर्म आता है जिसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं जैसे इसको सर्किट में ज्वाइन करोगे ना बेटा कुछ चेंज हो जाएगा। वो चेंज क्या है कि अब हमने अक्रॉस द सेल देखा तो इसका टर्मिनल वोल्टेज कुछ अलग दिखाया, हाँ, अक्रॉस देखा तो टर्मिनल वोल्टेज कुछ अलग दिखाया। तो ये सारे केसेस समझ रहे हैं कि जब ये सर्किट में कनेक्टेड है तब सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है, महसूस हो रहा है या मेजर कर पा रहे हैं, उस पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। उस पोटेंशियल डिफरेंस को, उस वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। देखो बहुत कॉमन सी बात है। एक्चुअल में हम इसका रेजिस्टेंस इग्नोर करके चल रहे थे। इसका रेजिस्टेंस भी तो कुछ होगा बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइट मफत में थोड़ी है बेटा। ये भी तो कुछ बोलोगे, कुछ हमारे अंदर भी तो एनर्जी वेस्ट होगी बेटा, हम थोड़ी संपूर्णपणे काम कर पाएंगे, हम थोड़ी 100% एफिशिएंट है, नहीं, उसके अंदर भी कुछ एनर्जी वेस्ट होगी, डिसिपेट होगी, लॉस होगी। इस वजह से कुछ रेजिस्टेंस इसका भी दिया गया है। ठीक है, कुछ वोल्टेज यहां पर भी ड्रॉप हो रहा है, कुछ वोल्टेज यहां पर भी ड्रॉप हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो इसका वोल्टेज है ना, इसका रेजिस्टेंस है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। और इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम साइड में नेगेटिव टर्मिनल के बगल में ड्रॉ करते हैं। नेगेटिव टर्मिनल के बगल में छोटा सा आर दिख जाए बेटा, हमेशा याद रखना वो सेल का ही इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो इसमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा जिसकी वजह से हमें ईएमएफ कम मिलता है या ज्यादा मिलता है। जब इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ज्वाइन करते हो तब सेल ऐसा बोलता है अपुनी जो है वो
मैं बकरी है क्या? नहीं, मैं ड्यूरासेल, मैं बहाऊंगा करंट। तो करंट इस ड्यूरासेल में से बह रहा है बेटा, करंट इस ड्यूरा में से बह रहा है, इस ड्यूरा में से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर करंट का कुछ लॉस हुआ IR, तो इस वजह से E माइनस IR के फॉर्म में लिखा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको पोटेंशियल डिफरेंस V लिख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को ना कैपिटल में V लिखा जाता है। ओके, अब जैसे ही बेटा बड़ी बैटरी को देख लिया, ड्यूरासेल जैसे ही बड़ी बैटरी को देख लेगा, वो बोलेगा मैं तो मिनी सेल हूं बेटा, तुम्हें करंट देना हो तो तुम्हारे सामने तो मेरी औकात नहीं है। तो ये ड्यूरा क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी बेटा, बड़े सेल को देख के शांत हो जाएगी। तो जैसे ही बड़े सेल को देखा, बड़ा सेल बोलेगा तू कौन होता है करंट फ्लो करने वाला, तू मुझे करंट देगा क्या, आजकल का आया हुआ इंसान। सॉरी बेटा, ज्यादा बोल दिया। ठीक है, तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, तो करंट बैटरी को मिल रहा है, सेल को मिल रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ बढ़ेगा, E प्लस IR होगा, इसमें कुछ जाएगा प्लस IR, इस वाले में माइनस IR। बढ़िया है बात। और जब सर्किट में करंट फ्लो ना ही कर रहा हो, जब ओपन सर्किट हो, तो क्या हो जाएगा? IR वाला पार्ट है वो 0 हो जाएगा, V इज इक्वल टू E हो जाएगा, EMF के इक्वल हो जाएगा। जब ये कनेक्टेड नहीं है बेटा, जब कोई वोल्टेज नहीं है, तब की ये बात है। समझ में आ रहा है कब ज्यादा होगा कब कम होगा? एक्सटर्नल बैटरी बड़ी हो, उसके साथ कनेक्टेड हो, तो तब बेटा ऐड हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस IR आएगा। नेगेटिव कब होगा? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट होगा, तब होगा। अब इसके क्वेश्चन है ना, तुम्हें लग रहा है कि कितना पिद्दी सा कंसेप्ट है, लेकिन पिद्दी से कंसेप्ट के क्वेश्चन देखो, 2025 में आया हुआ सवाल करते हैं, सवाल ही बवाल है, इससे ही तुम्हें आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखना, अब बैटरी ऑफ EMF E, बैटरी जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ दे रखा होगा R, कनेक्टेड टू अ रियोस्टेट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट होता है, तुम भूल जाओ, कुछ होता है, अगर लैब में देखा हो तो बहुत अच्छी बात है। When a current 2 ampere is drawn from a battery, the potential difference across the rheostat is 5 volt। मतलब सीधी इक्वेशन दिख रहा है, V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये इक्वेशन है। हाँ बढ़िया, रियोस्टेट मतलब वही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, ऐसा समझ लीजिए। तो अभी करंट बेटा 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रियोस्टेट कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, तो E और ये R, ये इक्वेशन नंबर 1, ये कंडीशन दे रखी है। फिर दूसरी कंडीशन, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट दिखाता है, तब करंट 4 एम्पियर हो जाता है। ठीक है, करंट कितना? 4 एम्पियर हो जाता है जब पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट दिखाता है। तो ये 4R इक्वल किया हमने। बढ़िया है सर, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। कैलकुलेट E एंड R, E और R की वैल्यू हमें निकालनी है फटाक से बेटा, इसको तो उड़ा दो, हो गया क्वेश्चन। अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है ना, तो इसको करना आसान हो जाता है, और कंसेप्ट जस्ट पढ़ के आए हो तो और भी आसान है। देखो बेटा, मैं ऐसा कर सकता हूं, प्लस और माइनस में खेल लेता हूं, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो 5 में से 4 निकला बेटा, हो जाएगा 1। यहां पर E कैंसिल आउट हुआ, माइनस 2R है, प्लस 4R है, तो हो जाएगा 2R, R की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ओहम। अब किसी भी एक इक्वेशन में निकाल के EMF E की वैल्यू निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितने आ रही है, यह आपका काम होगा। देखो, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करना कैसे है वो समझ लीजिए, फिर स्टेटमेंट में ऐसा लिखा करो कि दिस सर्किट इज डिस्चार्जिंग, दैट्स व्हाई वी विल फाउंड द टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू E माइनस IR, एंड द फर्स्ट कंडीशन दिस, सेकंड कंडीशन दिस, in second equation, in first equation we subtract the second equation, we will got, लिखते जाना बेटा। वो छोटी छोटी इंग्लिश होती है जो तुम कर लोगे, तुम आजकल के जेनजी स्टूडेंट हो, तो ये छोटी छोटी चीजें कर लोगे। बड़ी बड़ी चीजें ये मैंने बता दी कि ऐसे यूज करना है। एक्चुअल में मैं सही बताऊं ना, तो इसमें फिजिक्स था ही नहीं कुछ, इसमें सारा कमाल था इंग्लिश का और थोड़ी सी कॉमन सेंस का, कि कहां पर कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है और क्या बोला है। सबसे पहले तो फिजिक्स में अगर कुछ ज्यादा टफ है तो बेटा वो क्वेश्चन की इंग्लिश है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज को डिकोड करके फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, कंसेप्ट कौन सा अप्लाई होगा, वो सीखना होता है। ठीक है, यहां पर EMF इतना आ रहा है तुम्हारा भी 6 वोल्ट, डन, पक्का, बहुत बढ़िया। अब ऐसी बात है कि अगर बहुत सारे ऐसे EMF, ये सेल्स है,
वो कनेक्टेड हो सीरीज में। जो सीरीज में कैसे कनेक्टेड पता चलेगा, देखो अरेंजमेंट वैसे ही है रेजिस्टेंस टाइप की, लेकिन बड़ा डंडा बड़े डंडे के साथ, बड़ा डंडा बड़े मतलब बड़ा डंडा बड़ा डंडा बड़ा डंडा पहले आ रहा है, तो उसको सीरीज कनेक्शन ट्रू कनेक्शन के साथ बोलते हैं, ट्रू कनेक्शन बोलते हैं। अगर कोई डंडा इधर उधर हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा तो उसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो इसका ईएमएफ E1, दूसरे का ईएमएफ E2, तीसरे का ईएमएफ E3, ऐसे करते करते En तक। तो E सीरीज में लिखेंगे 1 + 2 + ऐसे लिखते जाएंगे बेटा। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे इंटरनल वाला, R1 + R2 + R3 + डिंग 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 Rn तक। बढ़िया। ऐसे ही पैरेलल कनेक्शन समझना, पैरेलल में भी वही बात है बेटा। देखना पहले बड़ा डंडा आया, बड़ा डंडा तो सब में बड़ा डंडा होना चाहिए, यहां पर छोटा डंडा छोटा डंडा छोटा डंडा तो सब में छोटा डंडा होना चाहिए, इनको कहेंगे पैरेलल कनेक्शन। बाकी हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल इक्वल वाला केस होता है। तो इनका ईएमएफ लिखने का तरीका धाकड़ सा है बेटा, धाकड़ सा। देखना मैं शब्दों में दिलाता हूं, ऐसे नहीं याद रखते, ऐसे ऐसे। पहले वाले का ईएमएफ डिवाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरे वाले का ईएमएफ डिवाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरे वाले का ईएमएफ डिवाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सब का समेशन। डिनोमिनेटर में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 टिंग डिंग 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 करके चलते जाएंगे। ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बनता है, जो बनता है वो केवीएल केसीएल या रेजिस्टेंस से बनता है, बाकी इन सब पे तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड बनता है। हाँ, इसमें घुमा कैसे सकते हैं, जैसे कि शुरुआत के जितने भी डंडे बेटा ये नेगेटिव 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 से कनेक्टेड है, एक डंडा बेटा उल्टा कर दिया, ये बड़ा कर दिया, ये छोटा कर दिया, ये वाला बड़ा कर दिया, तो जो भी उल्टा होना बेटा उसके आगे तुम माइनस साइन कर देना, ज्यादा नहीं सोचना है। रेजिस्टेंस में फर्क नहीं आएगा, ऊपर वाले पे फर्क आएगा। अगर ईएमएफ वाले के लिए उल्टा कर दिया उन्होंने तो तुम भी नीचे फॉर्मूले में उल्टा कर देना। रेजिस्टेंस वाले पार्ट पे हम चेंज नहीं करेंगे। यहां पर भी R इक्विवेलेंस लिखना हो तो 1/1 वाला ही खेल होगा, पैरेलल वाला ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। पक्का है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। ये क्वेश्चन देख 2024 में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा था, सेम 5 आइडेंटिकल सेल दे रखे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, सारे के सारे किसमें है, पैरेलल में है। दिस कॉम्बिनेशन टर्न्स इनटू कनेक्टेड ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R भी कनेक्टेड है। तो तुम तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लो। जैसे इसको सोल्व करोगे एक इक्विवेलेंस आपको क्या मिल जाएगा, ईएमएफ मिल जाएगा, और ये इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मिल जाएगा 1/1 वाले खेल से। तो ये E इक्विवेलेंस, ये R इक्विवेलेंस, ये हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ठीक है, ये निकाल लिया आपने फॉर्मूले से, ये R इक्विवेलेंस का 1/1 पैरेलल वाला जो फॉर्मूला होता है उससे निकाल दिया। फिर क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस, मतलब I की वैल्यू निकालनी है। देखो ध्यान से बता ही देता हूं, यहां पर तुम सोल्व करना बेटा, भरोसा रख रहा हूं मैं तुम पे, बहुत बहुत भरोसा करता हूं मैं तुम पे कि तुम ये क्वेश्चन करते होंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर देते होंगे। और आप एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर दे के देखो, हमेशा या तो मेरी लाइक आएगी या रिप्लाई आएगा। देखना ध्यान से, ठीक है। क्या बताया गया है, करंट निकालिए। तो ऐसा सोचो इस बैटरी में, मतलब इस पूरी सर्किट में कौन करंट फ्लो करवा रहा है, E इक्विवेलेंस। तो करंट E इक्विवेलेंस से जा रहा है, किस किस में जाएगा, ये पूरे में जाएगा, और ये दोनों सीरीज कनेक्शन में ही है। हाँ सर, तो इसमें से जो करंट जाएगा वही करंट R इक्विवेलेंस में भी आएगा। हाँ सर, तो ये करंट इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, दोनों सीरीज कनेक्शन में, तो ऐसा फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ये एक्चुअली में है ना वही है, I = E इक्विवेलेंस डिवाइड बाय R इक्विवेलेंस, ये दोनों सीरीज में है तो R + R इक्विवेलेंस मैंने लिख दिया। ये फॉर्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हो। भरोसा करता हूं तुम पे, क्वेश्चन सोल्व करना प्लीज अगली बार, वरना मेरी इच्छा नहीं होगी क्वेश्चंस लाने की। ठीक, कंसेप्ट तो पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन जब तक मजा नहीं आएगा, जब तक साथ साथ क्वेश्चन हल्के फुल्के ना किए जाए, तो तुम क्वेश्चंस भी करना है इसके। ठीक है मेरे लाल, ठीक है, यहां तक की बात। देख लो इसको एक बार, कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो तो प्लीज यार। क्वेश्चन करना, ऐसा मत कर देना बाद में बहुत बाद हो जाता है बेटा, तो ऐसा कुछ मत करना प्लीज। ठीक है, आ जाओ, एक नया कंसेप्ट, ब्रांड न्यू बेटा, ये शायद ही आपने अब तक पढ़ा होगा, जो कि है किरचॉफ्स लॉ। बेटा किरचॉफ्स के 2 लॉ हैं किरचॉफ बाबा के, और इतना मक्खन की तरह समझा दूंगा, अभी बस सुन मेरे बात। हाँ सुनो, पेन वेन छोड़ दे, बस 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बस बात सुनना मेरी। हाँ, किरचॉफ करंट और वोल्टेज लॉ कभी नहीं भूल पाओगे बेटा, कभी नहीं। तुम्हें लगता होगा डिफिकल्ट, अभी देखना, अभी आराम से समझ में आ जाएगा। स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो? नहीं जाते सर। अरे कभी तो गए होंगे ना जीवन में। ठीक है, आइडियल केस लेते हैं, ठीक है, कि सब जितने 100 बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो 100 बच्चे स्कूल से वापस आ भी रहे हैं। उनमें से कोई बस में आया होगा, कोई बस से कोई साइकिल से आया होगा, कोई बेटा पैदल चल के आया होगा। तो जितने बच्चे आए हैं उतने बच्चे वापस जा रहे हैं। 100 आए, 100 गए। ठीक है,
सो थोड़े समय के बाद गए, तो जितने आ रहे हैं उतने जा रहे हैं। एक तरीके से ये एक जंक्शन है, स्कूल क्या एक तरीके से जंक्शन है कि आए गए, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इसी टाइप का, ठीक है, जितने आए उतने गए। वैसे टाइप का एक जंक्शन, जैसे ट्रेन पे होता है ना बेटा, ट्रेन आई, ट्रेन यहां से गई, जितनी ट्रेन आएगी उतनी ट्रेन जाएगी, जितनी ट्रेन आएगी उतनी ट्रेन एक समय के बाद जाएगी। वही बात यहां पर भी है कि एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए करंट I1 है, यहां से करंट I1 आ रहा है बेटा, वही करंट यहां से भी जा रहा होगा वापस, वही करंट I2 और I3 के फॉर्म में यहां से जा रहा होगा। तो ध्यान से देखना बेटा, ये आया मान लीजिए 5 एम्पियर, इस साइड से गया बेटा 3 एम्पियर, तो इस साइड से कितना जाएगा, ले, अरे बच्चों वाला खेल सर, बड़े हो चुके हैं हम, 2 एम्पियर, कॉमन सेंस, ये हमने शुरुआत में भी पढ़ा था, 2 एम्पियर सर। तो हमेशा याद रखना बेटा कि जंक्शन पे आने वाला करंट, मैं ऐसे याद रखता हूं तो मैं तुम्हें ऐसे याद रखवा रहा हूं कि इनकमिंग करंट I इनकमिंग इज इक्वल टू I आउटगोइंग। हाँ, अगर आउटगोइंग वाले को नेगेटिव बोल दो, आउटगोइंग वाले को नेगेटिव बोल दो तो कुछ ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला, देखो ये पहले कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अगर आउटगोइंग वाले को इस तरफ ले लो तो ये I इनकमिंग प्लस करके माइनस में I आउटगोइंग इज इक्वल टू 0, तो सिग्मा I इज इक्वल टू 0। तो ऐसा भी बोलते हैं कि जंक्शन पे नेट करंट होता है 0, इसलिए इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं। और किसकी शादी हो रही थी, करंट की हो रही थी, करंट की बात इसमें हो रही थी, तो इसलिए इसको किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। इस जंक्शन को कि जहां पर एक से ज्यादा करंट आ रहे हैं जा रहे हैं, 2 से ज्यादा करंट आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसको जंक्शन कहा जाता है, नोड कहा जाता है। ये एक्चुअल में है ना, डिपेंड करता है चार्ज कंजर्वेशन पे। चार्ज कंजर्वेशन एक्चुअल में जो पार्ट हम पढ़ के आए थे ना बचपन में बेटा, चैप्टर नंबर 1 में, उसी के प्रिंसिपल पे ये काम करता है, उसी पर ये बेस्ड रहता है। बस यही है किरचॉफ्स करंट लॉ। 2024 पे 25 पे से एमसीक्यू पूछे गए हैं, एमसीक्यूज आए हुए हैं, डायरेक्ट नहीं पूछा था, शायद 2 मार्क में 25 में या 24 में एक बार आया था 2 मार्क, बाकी एमसीक्यू पूछे गए हैं। ओके, क्या है दूसरा लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखो इसको ऐसा समझना, जैसे पहले वाले में नेट करंट जंक्शन पे 0 है, वैसे ही दूसरे वाले में बेटा नेट पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अ लूप, नेट पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अ लूप 0 है। बस ये याद रखना, क्या नेट पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अ लूप 0 है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अ लूप 0 है। ओके, ध्यान से देखना कैसे हुआ। तो एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे पहाड़ चढ़ते हैं तो शुरुआत में हमारे पास एक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पहाड़ चढ़ते चढ़ते ये काइनेटिक एनर्जी गायब हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो जाती है, धीरे 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 नीचे आओगे वापस उतनी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है सर। तो ओवरऑल अगर समेशन करेंगे बेटा, ठीक है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, सिर्फ काइनेटिक मतलब या सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, तो जितनी एनर्जी जा रही है उतनी एनर्जी वापस कहीं कन्वर्ट भी हो रही है, कहीं वापस आ भी रही है। तो नेट समेशन कांस्टेंट ही रहता है, 0 ही रहेगा यहां पर। अगर पोटेंशियल एनर्जी की सिर्फ बात करो तो 0 से शुरुआत हुई थी, घूम फिर के वापस वहीं पे आया, 0 हो गया, ठीक है। तो एक ऐसा समझना कि पूरा लूप है, उस लूप के लिए डिस्प्लेसमेंट से समझना चाहो तो ये भी सही है, लेकिन हम एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो एनर्जी वाला पार्ट ज्यादा सही रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके से एनर्जी का पार्ट काम करेगा आगे जाके। खैर, तो हम ये बात बता रहे थे, घूम फिर के वापस सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, एक लूप बनेगा, एक लूप बनेगा, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, अब उसका वे बताता हूं। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे ही बेस्ड होता है, ये भी याद रखना। इसके लिए कुछ रूल सिखा देता हूं, फिर ये इस वाली बात पे आएंगे। रूल सीख लोगे ना तो तुम्हें मजा आएगा, ठीक है। ये इस बात पे मत जाओ, मैं रूल सिखाता हूं तुम्हें। ये रूल हमेशा याद रखना, तुम बड़े से बड़ा क्वेश्चन होगा इसका, तुम कर लोगे, ओके। और अगर देखनी है ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप वन शॉट से देख सकते हो। अभी के लिए यहां पर आ जाना, ध्यान से देखना। अगर तुम्हारा पाथ ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, दोनों में राइटवर्ड साइड तुम जा रहे हो, तो करंट तुम्हारे सामने आ रहा है या करंट तुम्हारे सामने आ रहा है, या करंट उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में तुम्हारा पाथ है, जिस डायरेक्शन में हमारा पाथ है उसी डायरेक्शन में करंट है, तो माइनस IR लिखेंगे। ये IR क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप इन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप इन रेजिस्टेंस, बढ़िया है। अगर हमारा पाथ इस करंट की डायरेक्शन से अपोजिट हो, हम ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हो, लूप के लिए जब हम कंसेप्ट अप्लाई करते हो, जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, जब इस डायरेक्शन में जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हो, ठीक है, तब करंट की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम हैं, तो ये अगर केस बन रहा है
तो वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप जो लिखा जाएगा ना प्लस IR लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे? प्लस IR। IR तो होता है, V इज इक्वल टू R तो होता है रेजिस्टेंस में, लेकिन कब प्लस में लिखेंगे कब माइनस में लिखेंगे वो ध्यान रखना है। बढ़िया, ये साइन कन्वेंशन है, ध्यान रखना। दूसरा, EMF के लिए भी बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। रामबाण बता देता हूं बेटा, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस मतलब क्या होती है, इस विस पे मत फंसो। ऐसा याद रखो कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं इसका तो EMF फिक्स्ड ही होता है सर, इसमें क्या चेंज करना। वहां पर तो फिर भी IR लिखना था, लेकिन यहां पर आपको E पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो कैसे डिसाइड करोगे? डंडा पकड़ो। किसका डंडा? पहले वाले का। अरे इसका डंडा पकड़ो। अगर तुम ऐसे जा रहे हो, पहला कौन आया? ये आया ना बड़ा डंडा, तो बड़े डंडे की साइन पॉजिटिव। अगर तुम इस तरफ से आओगे तो पहले किसका पकड़ा? डंडा, तो नेगेटिव का, तो नेगेटिव साइन लिखोगे। खत्म खत्म। डंडे वाली बात याद रखना। साइन कन्वेंशन समझ में आएंगे? खत्म बेटा। अब यूज कर लीजिए इसमें, अब यूज कर लीजिए। हम किसी भी एक पॉइंट से शुरुआत करते हैं, किसी भी एक पॉइंट से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट A, यहां पर है पॉइंट B, यहां पर है पॉइंट C, यहां पर है पॉइंट D और ये A। तो हम इस पाथ से जा रहे हैं, हम A से B जा रहे हैं, फिर B से C आएंगे, फिर C से D आएंगे और वापस D से A आएंगे। ये हमारा पाथ रहेगा, इसको बोलते हैं पूरा लूप। ठीक है, इस पाथ से आगे जा रहे हैं। देखना ध्यान से, शुरुआत में हमारी डायरेक्शन और इस करंट की डायरेक्शन दोनों सेम सेम, तो माइनस में करेंगे IR1। सेम बात, हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम सेम, तो माइनस में IR2। इस IR3 के लिए भी सेम लिखेंगे IR3। बढ़िया है सर, ओके। अब C पॉइंट से वापस आए D पॉइंट तक। देखो हमें सामने कौन दिखा? पहले नेगेटिव टर्मिनल दिखा है, तो माइनस करके लिखेंगे इसका EMF E इज इक्वल टू 0। अब चाहो तो E को उस तरफ ले लो, या चाहो तो सबकी माइनस साइन हटा दो। तो ऐसा लिखेंगे EMF E, माइनस साइन सबकी हटा दी, तो प्लस करके IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इज इक्वल टू 0। बस ऐसा लिख लिया, ऊपर वाला टर्म आ गया। लेकिन बस जरूरी नहीं है बेटा ऐसा ही फॉर्मेट मिले, जरूरी नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन ये जरूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस आप दोनों का कंबाइन निकालोगे तो 0 ही होगा, सबका मिला के निकालोगे तो 0 ही होगा। और यही है किरचॉफ वोल्टेज लो, यही है लूप रूल जो किरचॉफ बाबा ने दिया है। परफेक्ट, कोई समस्या यहां तक की बेटा? इसके भरपूर क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाए हैं, उस वन शॉट में भी करवाए हैं, तो आप वहां से रेफर कर सकते हो। एक नया कंसेप्ट, ब्रांड न्यू पार्ट, जिसको कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत सुंदर सी अरेंजमेंट है, ऐसा ब्रिज दिख रहा होगा, ठीक है। 4 रेजिस्टेंस होंगे और 5वां रेजिस्टेंस होगा कुछ, या इसके जगह गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है। एक्चुअली में है ना, ये इसका बैलेंस कंडीशन वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वहीं से क्वेश्चंस ज्यादातर बनते हैं। होगा क्या पता है कि ऐसी अरेंजमेंट करते हैं ताकि बीच वाले में से करंट फ्लो नहीं करे। अरेंजमेंट को समझना, बीच वाला बेटा, बीच वाला ऐसे करते हैं, अगर बीच को यहां ज्वाइंट कर दोगे तो बीच वाला नहीं रहेगा, फिर वो सीरीज पैरेलल में चला जाएगा। तो हमेशा याद रखना, ये 5वें के जो पॉइंट्स होंगे वो बेटा ये 2 अलग पॉइंट पे ज्वाइंट होंगे। अगर आपने बैटरी वाले पॉइंट के साथ ज्वाइंट कर दिया तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं कहलाएगा, वो सीरीज पैरेलल का केस बन जाएगा। एक बार पूछा था CBSE ने, इसलिए क्लेरिफाई कर दिया। होता क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज? तो ऐसे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है कि जिसको हम यूज करेंगे अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। हो सकता है PQRS में से कोई एक अननोन है, उसको मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे। बढ़िया सर। एक्चुअल में किस प्रिंसिपल पे काम करता है पता है? ये काम करता है कि अगर बैलेंस कंडीशन हुई ना व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो इस बीच वाले में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसलिए हमने ना गैल्वेनोमीटर यूज किया। गैल्वेनोमीटर में पता चल जाता है कि इसमें कुछ करंट फ्लो किया कि नहीं किया। खैर, बीच वाले में से कब करंट फ्लो नहीं करेगा? सर बैलेंस कंडीशन होगी तो। अरे भाई, बैलेंस कंडीशन होती क्या है? बैलेंस कंडीशन होती है कि ये दोनों का रेजिस्टेंस, इनका रेशियो अगर इक्वल है, ये RS के रेजिस्टेंस के रेशियो के, तो इसको बैलेंस कंडीशन कहते हैं। जैसे कि P का रेजिस्टेंस कुछ होगा, P रेजिस्टेंस डिवाइड बाय Q और R डिवाइड बाय S। ये रेजिस्टेंस, ये रेशियो अगर इक्वल है, ये रेशियो अगर इक्वल है तो बीच वाले में से करंट फ्लो नहीं करेगा। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर प्रूव करके दिखाओ, मजाक कर रहे हो आप तो। बेटा आज तुम मुझसे पंगा ले ही नहीं सकते, आज तेरा मास्टर जी पूरी प्लानिंग के साथ आया है। देखना ध्यान से, आज तो तुम मुझे बोल ही नहीं सकते हो कि सर प्रूव करके दिखाओ। सारी चीजें लेके आया हूं बेटा, सब इंतजाम करके लाया हूं। देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, सेम दिख रहा है ना, सेम टू सेम अरेंजमेंट है। जले हुए नहीं ना अभी, बंद ही। यहां
देखो ये और बीच में से आता हुआ, तुम्हें लग रहा है सर ये तो आपने ड्रॉ करके दिखा दिया, पीछे क्या है? बेटा पीछे भी सेम टू सेम वायरिंग है, उसमें कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम वायरिंग है। हाँ, लेकिन वैसा होता है ना कि बेटा मोर कला करता हुआ आगे से ही दिखाई दे, अच्छा दिखाई देता है, पीछे देखोगे तो थोड़ा गंदा सा दिखता है। बेटा ये गंदा सा दिख रहा होगा लेकिन सेम अरेंजमेंट ही है। देखो ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, इन दोनों के बीच में कनेक्शन, फिर अगेन ये बेटा कुछ ब्रांचेस निकली है, सेम टू सेम, ये कोई फर्क नहीं बेटा, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है वैसा ही सेम अरेंजमेंट है ये भी। अब रही बात इसको चेक करने की, ठीक है, इसको चेक करने की, तो मैंने एक वायर निकाल दिया, दोनों के एक एक पॉइंट निकाल दिया, उस साइड का वायर भी मैंने घुमा के इसी तरफ ले लिया ताकि एक्सटेंशन बोर्ड पे सीधा पहुंच जाए। देखना ध्यान से, मैं स्विच ऑन कर रहा हूं, क्या चारों के चारों जलेंगे? जल उठे। बात आएगी 5वें की। पहले मैंने रेड वाला चालू किया, जलेगा कि नहीं जलेगा? बताओ भाइयों, जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा ना, सीधी बात, क्योंकि आइडेंटिकल है। संजय भाई बोलो यार, गौरव भाई बोलो यार, जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। देखो जलेगा कि नहीं जलेगा, सीधी बात है कि इसका रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस, दोनों इक्वल इक्वल है, तो ये नहीं जलना चाहिए, ठीक है। लेकिन संजय भाई बोल रहे हैं कि जलना चाहिए, तो संजय भाई आप गलत हो, लाल परी तो नहीं जली। चलो एक और मौका देते हैं संजय भाई, ठीक है। रेड को ना लेते हुए मैं ले लेता हूं आपकी फेवरेट पिंकी को, चलेगी कि नहीं चलेगी? अरे कॉन्फिडेंस पे बोलो, कोई शर्माने वाली बात नहीं, अपने घर के बच्चे। अभी तो वीडियो कहाँ गया है, पब्लिश थोड़ी हुआ यूट्यूब पे, अभी तो बोल सकते हो आप, कट कर देंगे बाद में, ठीक है। चलेगी? नहीं चलेगी। चलेगी? नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, ठीक है यार, सही बात है, नहीं चलेगी, ठीक है। अरे यार ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने दोनों जो बल्ब लिए वो खराब हो, ऐसा भी तो हो सकता है, तो बल्ब को एक्सचेंज कर लेते हैं। देखो ये पिंकी का रेजिस्टेंस और ये व्हाइट वाले का रेजिस्टेंस सबका इक्वल इक्वल ही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं बेटा। यार लाइट थोड़ी डिम कर दो ना, मजा आ जाएगा तब, हल्की सी एक आध लाइट बंद कर दो, हल्की सी एक आध लाइट बंद कर दो। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा डाउन। ये वाला क्यों बंद हो गया? बंद करता है इसको सर, असिस्टेंस वो हुआ ना। ओए हाँ, ये वाला ब्रेक हो गया, सही बात सही बात। अरे वाह गौरव भैया, मुझे लगा कि इसको क्या हो गया, ये क्यों रुट गई, ठीक है, मतलब वो लूप कंप्लीट नहीं हो रहा है वहाँ पर, अभी करंट है वो ऐसे करके आगे बह जा रहा है, बहुत बढ़िया। देखो तुम बोले जा रहे कि अगर बल्ब भी खराब हुआ तो पिंकी वाले को मैं यहाँ लगा देता हूँ, ध्यान से देखना, सबका रेजिस्टेंस इक्वल इक्वल ही है, तो आइडेंटिकली केस बन रहे हैं। देखो ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये इक्वल इक्वल ही है, बीच में मैं व्हाइट भी लगाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल उठा, इसका मतलब कि ये पिंकी वाले का रेजिस्टेंस अलग है। हाँ सही बात है, सही बात है। अगर मैं सारे के सारे आइडेंटिकल ले लूं तो नहीं जलेगा, लेकिन अलग रेजिस्टेंस वाला ले लूंगा तो बीच वाला जलेगा। जैसे कि मैं पिंकी को यहीं लगाता हूं, ध्यान से देख, अभी जलेगा, जल रहा है, लेकिन मैं आइडेंटिकल यानी कि ये व्हाइट बैलेंस्ड हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज, बीच वाला जलने से रह गया। अगर इसको अनबैलेंस कर दूं तो मैं एक व्हाइट को हटा के ये बहुत बड़ा सा व्हाइट लगा दूं तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, इसका रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा, और मेरे ख्याल से अनबैलेंस वाली कंडीशन में बीच वाला जलेगा। क्या बोलते हो संजय भाई? जलेगा। अब तो मुझे लग रहा है जलेगा। जला कि नहीं जला? लाइट बंद करो, पता ही नहीं चल रहा है जला कि नहीं जला, एकदम सारी बंद कर दो। हाँ वाह यार क्या सुंदर दिख रहा है, देखो जला है। तो सिंपल सी कहने वाली बात यह कि अगर अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बीच वाले में से करंट फ्लो करेगा, और अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बीच वाले में से करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर तुम्हें डाउट आ रहा था कि होल्डर खराब है तो बेटा जल के भी देख लिया इसने और बुझ के भी देख लिया इसने। अच्छा लग रहा है क्या? जला दे एक बार पिंकी को। नहीं जलाना बेवकूफो। आगे बढ़ते हैं, चलो कंप्लीट। ये व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आया क्या? कर दो दोस्त लाइट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये सारा कंसेप्ट था व्हीटस्टोन ब्रिज का। इससे सवाल आते हैं, इससे सवाल पूछे जाते हैं, दिमाग में रखना है इस चीज को, इसको दिमाग में रखना। आगे बढ़ते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ते हैं। ये क्या कहता है पता है? कि कोई भी कंडक्टर ले लीजिए बेटा, उस कंडक्टर के अंदर है क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन नाचते हैं बेटा थर्मल एनर्जी से, फ्री इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी से नाचते हैं, उसको ज्वाइंट करना है दोस्त, हाँ, वो दे देना। फ्री इलेक्ट्रॉन नाचते हैं दोस्त, इलेक्ट्रिसिटी पास होने पे कोलाइड करते हैं, धक 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 धक, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इन कोलिजन में क्या होता है? एनर्जी थोड़ी सी तो एनर्जी
लॉस होगी, थोड़ी एनर्जी तो कहीं इधर उधर भागेगी। किस फॉर्म में भागती है? ज्यादातर वो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है। तो यहां बताया गया है जूल बाबा ने कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ एटम्स हो रहा है। एंड जो बैटरी के द्वारा एनर्जी सप्लाई होती है ना, वो एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी इज कन्वर्टेड इनटू अ हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी के फॉर्म में चली जाती है। मतलब एक तरीके से मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये कुछ एनर्जी को इमिट करेगा, ठीक है। फॉर्मूला भी बता सकता हूं, डायरेक्ट भी बता सकता हूं। जैसे समझना कि देखो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। पावर एक तरीके से क्या होता है? एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। फॉर्मूला बस सीखने के लिए, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम होता है। तो मुझे हीट एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी इज इक्वल टू ध्यान से देखना बेटा, क्या कि सर टाइम ऊपर जाएगा तो ये पावर इंटू करके dt टाइम लिख लिया। पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है, आप ये भी यूज कर सकते हो, और मैं ये भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूं कि V इज इक्वल टू आई आर। तो एक बार I लिखूंगा तो आई स्क्वायर आर dt और इसका इंटीग्रेशन, तो फॉर्मूला मिल जाता है आई स्क्वायर आर टी। तो ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है बेटा। ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला है, जिसमें हीट अच्छी खासी मिलेगी, किसमें? उसका रेजिस्टेंस अच्छा खासा होगा, जिसमें से करंट अच्छा खासा फ्लो कर रहा है, उसके लिए हमें हीट एनर्जी अच्छी खासी देखने को मिलेगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब है ना एक वायर दिखाता हूं बेटा, निक्रोम का वायर, कि जिसमें ना मतलब वो जाना जाता है अपनी हीटनेस के लिए, कि उसमें से करंट पास होने पे वो बहुत जल्दी से गर्म होता है, बहुत जल्दी से गर्म होता है। उसके इलेक्ट्रॉन्स धक 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 बहुत ज़्यादा कोलाइड करते हैं और हीट एनर्जी लॉस करते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है। अगर देखो हीट एनर्जी लॉस होगी तो बहुत धाकड़ तरीके से ये रेड कलर का हो जाएगा। देखते हैं एक बार, मैं एक्सटेंशन बोर्ड को ले लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर ताकि अच्छे से सेट हो जाए। कोई बात नहीं, आ सकते हो, अभी तो कट लग जाएगा। ये निकाल दिया मैंने। चलो, ये एक्सटेंशन बोर्ड को मैंने यहां पर चिपका दिया और मैं दे रहा हूं सप्लाई इस वायर को। देखना बेटा, दोनों ओर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब मेरे पीछे है वायर, मैं स्विच को करता हूं ऑन। अगर ये यहां से हल्का सा भी गर्म होके कुछ भी चीज नीचे गिर गई बेटा, तो ये पूरा रूम बना हुआ है एक फोम का, और उस फोम की वजह से आग लगने की शक्यता है बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। लाइट बंद करो तो ये धुआं धुआं निकलना शुरू हो गया भाई। अरे भाई लाइट चालू रखो, लाइट चालू। अरे भाई ये कितनी गंदर, ओ भाई बंद कर लाइट। अरे क्या माला बन गई है भाई। अगर आप चाहो अपने दोस्त को ये माला पहनाना तो मुझसे आके ले जाना भाई। बंद कर, मेरी हवा निकल रही है इसमें तो भाई। कितना तेज गर्म हो रहा है, देखो महसूस कर पा रहा हूं भाई, कितनी गर्मी ये छोड़ रहा है। बहुत गर्म हो रहा है भाई, बहुत। हीटर में भी ऐसे ही वायर लगे हुए होते हैं, निक्रोम के, नाइक्रोम भी बोलते हैं उसको। लेकिन भाई तुम देख रहे हो कितना गर्म है यार। लाइट बंद करो तो व्यू तो अच्छा आता है एक बार। अरे इसको बंद तो कर दे स्विच को, गौरव भाई बंद कर दे, गर्मी लग रही है भाई। एसी चलती हुई फिर भी पसीने छूट रहे हैं मेरे से। मुझे लगा तूने स्विच बंद कर दी यार। हाँ अब हल्का फुल्का ठंडा हो रहा है। तो ये बहुत तेज गर्म होता है, बहुत तेज गर्म होता है, बहुत तेज गर्म होता है। छू नहीं सकता हूं क्योंकि अभी भी मुझे महसूस हो रहा है कि इसमें गर्मी है, अच्छी खासी हीट इसने प्रोड्यूस की है। अभी भी गरम गरम लग रहा है, बहुत बढ़िया। किसे पहनाना चाहते हो ऐसी मालाएं आप? दोस्त करो भाई, इसको देखना कहीं पे रखना नहीं है नीचे, क्योंकि सारा बना हुआ है फोम का। अगर टच कर गया तो कल तीनों अपन ऑफिस में नहीं रहेंगे, ठीक है? ठीक है, तो ये सारा पार्ट था, कोई बात नहीं, ये सारा पार्ट था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो हमें बताता है कि सर हीट एनर्जी लॉस होती है, जो बैटरी सप्लाई करती है ना एनर्जी, वो हीट के फॉर्म में एनर्जी
लॉस होती है। किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? आप I² RT वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। हाँ, एक्चुअल फॉर्मूला इसका क्या होता है? पावर डॉट dt करके v² डिवाइड बाय RB इसका बनाया जा सकता है, इंटू करके t करके, लेकिन ज्यादातर I² RT यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया, यहां तक की बात शानदार। अब एक आखिरी पार्ट है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स और हीटर और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स और हीटर। बस इतना छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है आपको। ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर सीरीज में है बेटा तो इनमें करंट सेम रहेगा, कि जितना करंट यहां से आया उतना करंट वापस जाएगा और उतना ही करंट दूसरे वाले बल्ब को मिलेगा। तो अगर एक बल्ब खराब हो जाता है तो दूसरा वाला जलेगा क्या? नहीं जलेगा। बहुत बढ़िया संजय भाई, गुड। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन में एक बल्ब खराब हो जाएगा तो दूसरा जलता नहीं है। ठीक है, जबकि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? दोनों को सेपरेट सेपरेट करंट दिया जाता है, दोनों को सेपरेट सेपरेट, मतलब वोल्टेज इक्वल ही है लेकिन करंट तो ऐसे ही जा रहा है ना। ये सर्किट तो कंप्लीट हो ही जाएगी, यहां पर ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर एक बल्ब खराब हो भी गया तो दूसरा जल जाएगा। ये बल्ब और हीटर के कंसेप्ट होते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, याद रखना। सीबीएसई ने एक बार ऐसे सवाल पूछे थे और इन पे पावर का फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सीरीज में है तो पावर का फॉर्मूला 1 वाले खेल से करते हैं कि पावर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो पावर इक्विवेलेंस, पावर टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 लिखते हैं। इसको दिमाग में बिठा लेना। बस ये आखिरी पार्ट था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो यही थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे कॉन्सेप्ट। हाँ जी, आप शुरुआत से अंत तक देख सकते हो, आपकी एनसीईआरटी को वेरीफाई कर सकते हो। जितने भी पार्ट वहां पर दे रखे हैं वो सारे हमने कवर किए। करंट इलेक्ट्रिसिटी से लेकर वो स्केलर होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, करंट डेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ये एक्सपेरिमेंट से हमने समझाया। उसके बाद मीन फ्री पाथ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट, वही डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी वाली बातें, स्पीड वाली बातें, मोबिलिटी का कंसेप्ट समझा, ओहम्स लॉ, यहां से एक थोड़ा टर्निंग पॉइंट और क्लास 11 से जुड़ी हुई बातें समझी। इसमें भी हमने वेक्टर्स फॉर्म पढ़ा था, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी क्या होता है वो भी समझा था। ठीक है, ये बड़ी बड़ी बातें आपने देखी है आज के सेशन में। उसके बाद टेम्परेचर वाली इफेक्ट आपके लिए नहीं थी। टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर पे क्या इफेक्ट होती है, फॉर्मूला आपके सामने है। फिर हमने एक आध क्वेश्चन किया और खास करके सेमीकंडक्टर और ऐसे मटेरियल के लिए कैसे वेरी करती है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर वेरी होने पे, वो चीज समझिए। उसके साथ साथ अगर रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, व्हीटस्टोन ब्रिज में हो, और ये थाला वाली स्लाइड तो भूल ही नहीं सकते हो दोस्त। थाला वाली स्लाइड तो कितनी अच्छी तरीके से बताई है, याद है ना ये चीज? ठीक है, फिर ओहम्स लॉ हर जगह पे वैलिड है? नहीं सर, कुछ कुछ लिमिटेशंस होगी, वो लिमिटेशंस हमने इसके क्लास में समझी, कहां एप्लीकेबल नहीं है उसके हमने ग्राफ्स अच्छे से ड्रॉ किए और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आ गई थी किसकी? ड्यूरासेल की बात। हाँ जी, इलेक्ट्रिक सेल की बात हमने समझी है। इस सेल के बाद हमने इसके कॉम्बिनेशन समझे, टर्मिनल वोल्टेज का पॉइंट समझाएगा, क्वेश्चन किया था सीरीज पैरेलल में। याद बताया मैंने आपको कि पैरेलल कॉम्बिनेशन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है वो वापस मैंने आपको बताया, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है। दोनों को एक एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया, भूलना नहीं मेरे दोस्त। हाँ, कैसे साइन कन्वेंशन को यूज करना है वो समझना, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मैंने आपको एक सिंपल तरीके से बता दिया था। लास्ट में व्हीटस्टोन ब्रिज वाला पार्ट था कि जो मैंने आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके भी बताया कि ऐसे होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। चाहो तो आप बना भी सकते हो अगर आपके पास, हाँ मतलब वो स्कूल में भी प्रोजेक्ट टाइप का कोई काम दिया गया हो, असाइनमेंट टाइप का काम दिया गया हो। तो फिर आगे बढ़ते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हमने नाइक्रोम वाले एग्जांपल से समझा था कि भाई बहुत तेज हीट रिलीज होती है, रेजिस्टेंस हीट रिलीज करता है। देखा था ना हमने, लाल 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 क्यों हो गया था बेटा, उसको क्या खुजली हो रही थी? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी करंट पास हुआ, हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी लॉस होने लगी थी। फिर बल्ब का सीरीज और पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन जो घर पे होता है, मतलब सीरीज में है तो बेटा एक बल्ब हो जाएगा तो दूसरा नहीं जलेगा, पैरेलल में होता है तो पैरेलल में ही ज्यादातर कनेक्शन दिए जाते हैं ताकि एक खराब हो तो दूसरे ऑब्जेक्ट को कोई फर्क ना पड़े। लेकिन घर में जो वायरिंग होती है बेटा सीरीज और पैरेलल दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है, ज्यादातर हिस्सा पैरेलल का होता है। तो ये सारी कहानी थी बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी की। मेरे ख्याल से आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ के। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाना, और बाकी कोई भी कंफ्यूजन रहा हो, छोटा मोटा कुछ भी बेटा, इफ यू वांट, हाँ यू कैन टाइप, मतलब आप बताना कमेंट सेक्शन में। मैं आप हर एक के कमेंट्स पढ़ता हूं और पूरी कोशिश करता हूं कि मैं या तो रिप्लाई दे ही दूं, छोटा सा छोटा मैसेज, लेकिन या तो लाइक कर दूं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बात लिख के जाना। और एक बात आप सबको ये भी बोलना चाहता हूं कि तुमने अगर 3 चैप्टर ईमानदारी से इस कंसेप्ट के स्वाहा सीरीज के पढ़ लिए तो बिलीव मी बेटा, तुमने बहुत कुछ किया है। हाँ, पूरे चैप्टर्स के कंसेप्ट को पढ़ा है अच्छे से, तो तुमने आधी जंग जीत ली है। कि एक शुरुआत अच्छी करनी होती है, वो शुरुआत तुमने अभी कर ली है।
शुरुआत के, क्योंकि ऐसा होता है कि 1-2 चैप्टर पढ़े फिर खत्म। अब तीसरा चैप्टर भी तुमने पढ़ लिया तो अपनी इस मोमेंटम को मेंटेन करके रखना। तुम अच्छा कर रहे हो और मुझे विश्वास है कि तुम अच्छा और भी कर लोगे। ठीक है, इसी विश्वास के साथ हम आज की क्लास का करते हैं स्वाहा। मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और एक बात जो रहे हमेशा याद कि फिजिक्स से नहीं है डरना, क्योंकि आपके साथ है मास्टर रविवंदना। जहां से सब कंफ्यूज होते हैं वहां से आपके मास्टर जी शुरू होते हैं। चलो बाय बाय, लव यू ऑल।